थिंक वी आर लाइव। फ्रेम ड्रॉप वगैरह हो रहा है कि नहीं ये तो नहीं पता। अपन लाइव तो आ चुके हैं, इतना तो पता है ना। यार आज इंडियन पॉलिटी का कवर करेंगे। फटाफट पहले कल का जो हम सेशन किए हैं, है ना, उसकी डायरी राइटिंग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे जो भी हमें करना है। फिलहाल
Time and tide wait for none. Rise, awake, and not to stop until the goal is achieved. तो क्या क्या सीन है ना। आज पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, लेक्चर नंबर 25। इंडियन पॉलिटी लेक्चर नंबर 26। इंडियन पॉलिटी लेक्चर नंबर 27। आज मेंस राइटिंग करेंगे पॉलिटी का, है ना। इंडियन पॉलिटी 28, इंडियन पॉलिटी 29, इंडियन पॉलिटी 30। ठीक है, फिर साथ में थोड़ा बहुत डायरी राइटिंग कर लेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के पढ़ लेंगे कि भाई मंडे को पेपर है कल बायोटेक्नोलॉजी का। कांच का गिलास ले जा लो। है ना। और कल तो सिर्फ अपन हिस्ट्री पढ़े थे, मतलब हिस्ट्री और आर्टिकल पढ़े थे, तो हिस्ट्री का तो रिवीजन कर ही लेंगे। पॉलिटिकल कर लेते हैं। तो भाई पढ़े थे आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। भाई 7:30 बजे तक का शेड्यूल हम बना चुके हैं अपना हमारा। निकालते हैं हाइलाइटर और मारते हैं हाईलाइट कि भाई कल क्या क्या पढ़े थे। तो कल हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 18 क्लॉज 3। आर्टिकल 18 क्लॉज 3, कोई भी फॉरेनर अगर इंडियन स्टेट के लिए काम करता है तो वो कोई भी टाइटल बाहर से बिना परमिशन के
नहीं लिया जा सकता। यानी कि उसको अगर कोई भी टाइटल कोई बाहर वाली कंट्रीज दे रही है या फिर उसकी नेटिव कंट्रीज दे रही है और वो हमारे इंडिया में काम करता है, तो उसको प्रायर नोटिस पे प्रेसिडेंट से परमिशन के बाद ही नोटिस टाइटल ले सकता है ना। ये प्रोविज़न इसलिए लाया गया था जिससे फॉरेनर हमारे देश में काम कर रहा है तो भाई उसको इंडिया के प्रति कुछ तो लॉयल्टी दिखानी होगी ना। लेकिन इसमें कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं दिया जाता, क्योंकि सिर्फ डिक्लेरेटिव इशू है। अगर ऐसा अगर नहीं बोलता है और ले लेता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 18 क्लॉज 2 किसी भी इंडियन सिटीजन को कोई भी टाइटल फॉरेन स्टेट से लेने से मना करता है। अभी बीच में केस आया था दिलीप कुमार, जो जिनको पाकिस्तान की तरफ से निशाने पाक का अवार्ड मिला था, तो उन्हें बोला गया कि तुमने टाइटल रिसीव किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैंने टाइटल रिसीव नहीं किया है, वो एक अवार्ड है। फिर हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में बहुत सारे आर्टिकल है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, आर्टिकल 19 क्लॉज सी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। इसमें एफ इसलिए नहीं है क्योंकि एफ पहले तो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको लीगल राइट बना दिया जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। तो भाई आर्टिकल 19 हम लोगों को 6 डेमोक्रेटिक राइट देता है, और ये अनडिविजिबल है आर्टिकल 21 से, है ना। ये यस, ये राइट्स हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या बोलता है? ये हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की गारंटी देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के सपोर्ट में इसको निकाला है, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है, लेकिन बिना स्पीच एंड एक्सप्रेशन के एक व्यक्ति कुछ भी नहीं है। इसलिए ये डिग्निटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करता है और जो लाइफ है उसको मोर डिग्निफाइड बनाता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के बहुत सारे मीनिंग है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ये कहता है कि भाई वन कैन चूज एनी कंसीवेबल मीडियम टू एक्सप्रेस वंस व्यू पॉइंट। यानी कि अगर किसी को प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी करना है, किसी को अपने एक्सप्रेशन जाहिर करने हैं, तो वो किसी भी प्रकार का सहारा ले सकता है। जैसे कि वो बैनर्स यूज़ कर सकता है, पोस्टर्स यूज़ कर सकता है, या फिर साइलेंस रह के भी वो अपना प्रोटेस्ट शो कर सकता है ना। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ये भी बोलता है कि वो सिर्फ अपने व्यू पॉइंट्स ही नहीं, वे फॉरेनर के व्यू पॉइंट्स भी दिखा सकता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रेडियो, फ्रीडम ऑफ टीवी एट्सेट्रा। इसी के अंदर एक राइट टू इंफॉर्मेशन नाम की भी चिड़िया है भाई, है ना। जैसे कि अभी 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 रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ था, है ना, क्योंकि वो सिटीजन्स राइट को अफेक्ट करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। जैसे देश की सोवरेनिटी के बारे में बात आएगी, देश की सिक्योरिटी के बारे में, देश की इंटीग्रिटी के बारे में, या फिर किसी बाहरी फॉरेन स्टेट के साथ हमारे इंटरनेशनल रिलेशन ख़राब हो सकते हैं उससे, किसी को बिना बात के डिफेम नहीं करना है, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, है ना। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ये भी बोलता है कि भाई तुम लोग दूसरे पॉलिटिकल डिसेंट या फिर दूसरे पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स रख सकते हो, है ना। ये राइट्स नेसेसरी इसलिए है क्योंकि भाई जो भी अपोजिशन पार्टी है ना, उस जो
गवर्निंग पार्टी है उससे उनका ऑपरेशन हो ना जाए। ऑपरेशन OPRESSION, वो वाला ऑपरेशन नहीं भाई, है ना। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए सिर्फ जोग्राफिकल बाउंड्री तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी है। इससे रिलेटेड कई केस भी आए हुए हैं। एक केस था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, जो कि था 2018 का। इसमें जो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट करता है। अंडर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये ऐसे ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं राइट्स ऑफ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को, जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी को चॉइसेस का वायलेशन है। इसी में एक केस आया था श्रेया सिंघाल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015। भाई ये तो सबको पता है, श्रेया सिंघाल केस, यूनियन ऑफ इंडिया केस। सेक्शन 66A आईटी एक्ट 2000 में एक एक्ट था 66A, जो कि वायलेटेड था 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का। तो उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड कर दिया। कि आईटी एक्ट बनाया गया था कि आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो भी फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं उसको बचाने के लिए। और आईटी एक्ट का सेक्शन 66A ये कहता था कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करता है न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, तो भाई उसको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ था, इसलिए उसको आर्टिकल 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि भाई बाकियों को भी तो पता चलना चाहिए कि सरकार कर क्या रही है ना। और इसमें ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रख सकते हैं। चलते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी बोलता है कि भाई आप लोग असेंबली बना सकते हैं, आप लोग एसोसिएशन बना सकते हैं, लेकिन वो बिना आर्म्स के होना चाहिए, ये पब्लिक लैंड्स में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरे लैंड में आके तुम लोग घुस गए हो, है ना। और ये पीसफुल होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी दंगे फसाद नहीं होना चाहिए, है ना। ये प्रोटेस्ट और जो सोशल गैदरिंग आप लोग कर रहे हैं ये पीसफुल होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, है ना। इसको रोकने के लिए सीआरपीसी में एक सेक्शन 144 है, जिसको आप लोग बहुत सुने होंगे, है ना। इसमें जो मैजिस्ट्रेट है वो प्रोटेस्ट को रोक सकता है, रैली को रोक सकता है, सोशल गैदरिंग को रोक सकता है। अगर वहाँ पे किसी भी ह्यूमन लाइफ को खतरा है, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को खतरा है, किसी भी पब्लिक ऑर्डर का नुकसान हो सकता है। पता संदेश खाली में वेस्ट बंगाल, जिसमें सेक्शन 144 लगा के सीआरपीसी का उसको रोका गया। लेकिन राइट टू असेंबल का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी असेंबल हो जाए, इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि देश की सोवरेनिटी आ जाती है, देश की इंटीग्रिटी आ जाती है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी आपके असेंबली को रोका जा सकता है ना। और या फिर अगर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ट्रैफिक नहीं होगा तो। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या कहता है, ये बोलता है कि भाई आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। एसोसिएशन यानी क्या होता है, व्हेन पीपल हैविंग सिमिलर इंटरेस्ट केम टुगेदर, जब किसी का सिमिलर इंटरेस्ट होता है और वो साथ में आके प्रोटेस्ट करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं उसको। ये बोलता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चर का एसोसिएशन बना सकते हैं। और ये बाकियों को भी अलाउ करता है, देश के सिटीजन को भी अलाउ करता है कि कोई भी एसोसिएशन ज्वाइन कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और अगर उसको नहीं करना है तो वो ज्वाइन नहीं भी कर सकता है। ये ट्रेड यूनियन बनाने का भी अलाउ करता है, लेकिन वर्कर्स लोगों के पास ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो स्ट्राइक कर सके।
अगर उनको ऐसा करना है तो वो सडन स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, इस तारीख को स्ट्राइक पे जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो तो कि आर्मी वाले, पुलिस वाले, बाकी लोग उन लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे में तो पूरा पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पार्लियामेंट ने उस केस से निपटने के लिए एक आर्मी एक्ट, पुलिस एक्ट, नेवी एक्ट, एयर फोर्स एक्ट कर दिए हैं, जिसमें ये प्रावधान है कि भाई ये लोग जो हैं उन लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। इसमें भी एक केस आया था, सीपीएम वर्सेस भरत कुमार पालीचा केस। सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा कि बंद, चक्का जाम जो है इलीगल है, क्योंकि इसमें फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है बंद करने के लिए, है ना। बंद में फोर्स से दुकानें क्लोज कर दी जाती है, शॉप्स क्लोज कर दी जाती है, ऑफिसेज क्लोज कर दिए जाते हैं, जो डेली कमाने वाले अर्नर्स हैं उनको कहीं और जाना पड़ जाता है, और जो उनकी राइट टू लाइफ को वायलेट करती है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ये बोलता है कि भाई आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। कोई भी इंडिया का ऐसा पार्ट नहीं है जहां आप नहीं जा सकते हैं। राइट टू मूव, जिसे राइट टू मूव कहा जाता है। राइट टू मूव बोलता है कि आप व्हेनेवर, वेरेवर एंड हाउएवर यू वांट टू गो यू कैन गो। लेकिन इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है, जैसे कि अगर उस जगह पे जाने से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको रोका जा सकता है, जैसे कि कोई मिलिट्री जगह होता है, या फिर कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट पे आपको रोका जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि हमारे देश के लोगों से अलग रहती है। तो हमारे ऐसा माना जाता है कि हमारे जो नॉर्मल बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अगर उनको वो बैक्टीरिया लग जाए तो उनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, इसलिए वैसे सिचुएशन में हमको रोका जा सकता है। इसमें भी एक केस आया था, कौशल्या वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस 1964, जिसमें मूवमेंट ऑफ वर्कर्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय पब्लिक हेल्थ मोरालिटी। इसमें इन लोगों का मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था क्योंकि पब्लिक हेल्थ डिस्टर्ब हो रहे थे, पब्लिक मॉरल्स डिस्टर्ब हो रहे थे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई क्या बोलता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई बोलता है कि भाई आप देश के किसी भी कोने में रह सकते हो, देश में कहीं भी सेटल हो सकते हो, लेकिन इसमें भी बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ये है कि भाई आप, वही है, शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट में आपको देखना पड़ेगा, आप किसी भी मिलिट्री एरिया में जाके नहीं रह सकते, आप किसी भी नेशनल पार्क में नहीं रह सकते, है ना, या फिर अगर कोई सीक्रेट एरिया डिसाइड हुआ है तो आप वहां पे भी जाके नहीं रह सकते हो। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ये बोलता है कि आप किसी भी प्रकार का प्रोफेशन या एवोकेशन चूज कर सकते हैं, है ना। आपको जो मर्जी उसको चूज कर लिए, चाहे आप ट्रेड करना चाहें, चाहे आप बिजनेस करना चाहें, चाहे आप जॉब करना चाहें, है ना। लेकिन इसमें भी कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं जिसको स्टेट के द्वारा निकाला गया है, जैसे कि आप किसी भी प्रकार के डिफेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिना सरकार की परमिशन के, यानी कि अगर आपको कुछ बनाना है, कोई डिफेंस के आइटम्स तैयार करने हैं, तो आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी, है ना। और सेल ऑफ लिकर जो कि इलीगल शराब होती है उसका भी आप लोग नहीं कर सकते। इसमें एक केस आया था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि 2020 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर तुमको प्रोफेशन चूज करना है तो आप इंटरनेट प्रोफेशन भी चूज कर सकते हो, जैसे अभी आया है ना डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, वो सब। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल 20 की तरफ।
आर्टिकल 20 हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 20 हम लोगों को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है जो कि ऑफेंसेस हमारे साथ हुए हैं। इसमें आर्टिकल 20 क्लॉज 1 आता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 आता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बोलता है कि भाई आप किसी के भी ऊपर एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं लगा सकते हो। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो ये होता है कि भाई आप किसी के भी ऊपर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगा के उसको क्रिमिनल लेजिस्लेशन के अंदर नहीं डाल सकते हो। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये होता है कि आप, जैसे कि आज की डेट है 10 नवंबर 2024, है ना, और किसी ने क्राइम किया है 10 नवंबर से पहले, तो 10 नवंबर को वो चीज़ हो जाती है इलीगल। उस समय वो इलीगल नहीं थी, लेकिन इस समय हो जाती है इलीगल। तो आप उसको बैक डेट के जरिए आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते हैं, है ना। कोई भी एक्ट को क्रिमिनल एक्ट बोलने के लिए वो लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए उस समय जिस समय वो क्राइम किया गया है। यानी कि इट कांट अ क्रिमिनल लेजिस्लेशन सब्सिक्वेंटली एंड गिव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। समझे? ये है कहानी। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये स्टेट को डबल जियो पार्टी प्रैक्टिस करने से रोकता है। डबल जियो पार्टी क्या होता है? किसी भी एक इंडिविजुअल को एक ही क्राइम के लिए, एक ही एक्ट के लिए 2 बार सजा देना, उसको डबल जियो पार्टी बोला जाता है। जैसे कि किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई सिविल सर्वेंट है, उसने करप्शन किया है 500 करोड़ का और उसको रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो कोर्ट उसको बोलती है कि हम आपको 2 साल का जेल कर देते हैं, इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं, है ना। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट, उसकी जो डिपार्टमेंट है ब्यूरोक्रेसी की डिपार्टमेंट, वो उसको डिसमिस कर देती है, डिसमिस कर देती है सिविल सर्वेंट्स, सिविल एज अ सिविल सर्वेंट, है ना। तो क्या ये डबल जियो पार्टी होगी? नहीं, ये बिल्कुल डबल जियो पार्टी नहीं होगी, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी की डिपार्टमेंट है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ एक ही चीज को, एक ही बंदे को एक ही क्राइम के लिए, एक ही एक्ट के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकती है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है कि भाई कोई भी स्टेट में अगर किसी ने क्राइम किया है तो वो सेल्फ इंक्रिमिनेट एविडेंस प्रोवाइड यूज नहीं कर सकता है। यानी कि अगर जो भी इंडिविजुअल है वो, उसने क्राइम किया भी हो चाहे नहीं भी किया हो, अगर वो बोलता है कि मैंने ये क्राइम किया है, तो उसको एज अ एविडेंस किसी के सामने नहीं दिखाया पाएगा। जैसे कि अगर कोई, किसी ने क्राइम किया है और उसको पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया और उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया, तो भाई इट इज़ नॉट एडमिसिबल एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं कर सकते उसको एविडेंस को कि भाई इसने एक्सेप्ट कर लिया है, कि भाई पुलिस के डंडे नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। डंडे पड़ेंगे ना, वो सुने हो ना, हम हैं चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। आर्टिकल 21 गारंटी देता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि भाई राइट टू लाइफ एक डिग्निफाइड लाइफ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्टिकल 21 अगर बोला है राइट टू लाइफ तो किसी को एनिमल एग्जिस्टेंस, एनिमल के जैसा जीना सिखा दिया। राइट टू लाइफ यानी सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, है ना। और इसी को फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइट्स कवर हो जाते हैं। और इसके साथ 2 मेन राइट्स और आते हैं, जो कि है एक आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, है ना। इन तीनों को मिला के गोल्डन ट्राइंगल्स भी बोला जाता है।
आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 देता है राइट टू इक्वालिटी, है ना। और आर्टिकल 19 तो आप लोगों को पता ही है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, है ना। ये तीनों आर्टिकल्स जो होते हैं वो प्री रिक्विजिट है हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, और ये तीनों आर्टिकल्स हैं इंडिपेंडेंट। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि अगर आर्टिकल 21 बस होता और किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए होते, तो इस आर्टिकल 21 से ही सभी चीज दी जा सकती थी, क्योंकि ये एक कंपोजिट राइट है और इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ इन्फर्ड राइट्स है, जैसे कि राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिसमिसल, है ना, राइट टू हैव क्लीन एंड लिवेबल इन्वायरमेंट, राइट टू प्राइवेसी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये सब इसके अंदर आता है। ये लाइफ ये लाइफ की अच्छी क्वालिटी की गारंटी करता है। बिना आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट तो भाई मीनिंगलेस हो जाता, इसलिए आर्टिकल 21 को फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये तो इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था। है ना, तो इसमें ये होता है कि अगर कोई कोर्ट कोई भी लॉ को एग्जामिन कर रही है तो उसको इस एंगल से देखना है कि वो लेजिस्लेचर का कॉम्पिटेंस फील हो रहा है कि नहीं, या फिर उसकी प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज अच्छे से हुई है कि नहीं। इसका मतलब कि भाई कोई भी लॉ अगर पास हुआ है तो वो कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर से पास हुआ है, सभी प्रोसीजर उसमें फॉलो हुए हैं लॉ को पास करने के लिए कि नहीं। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर मान के चलो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको उसमें देखेगी कि भाई लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंस हुआ है कि नहीं। लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंस यानी कि भाई कोई भी बंदा आके ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं पास करूंगा लॉ, ऐसा नहीं होगा। पार्लियामेंट लेजिस्लेचर को ही पास करना पड़ेगा, जो कि है पार्लियामेंट, और उसको पास करने के लिए सही से प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं, है ना। तो ये कहीं हद तक आई थिंक गलत भी है, क्योंकि इसमें कोर्ट सिर्फ देखेगी कि भाई प्रोसीजर अच्छे से फॉलो हुआ है कि नहीं, है ना, और लेजिस्लेचर ने ही मतलब पार्लियामेंट ने ही पास किया है कि नहीं। लेकिन और इसमें अगर लॉ के मोटिव में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, अगर लॉ ऑपरेसिव है, लॉ अनरीजनेबल है, मतलब ऐसी फालतू में पास कर दिया है ना, तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड यानी कि खारिज नहीं करेगी। वो लॉ वो लॉ इम्प्लीमेंट कर सकती है, मतलब कर दिया जाएगा लेजिस्लेचर द्वारा। तो भाई यहाँ तक तो हमारा रिवीजन हो गया है ना। अब चलते हैं आर्टिकल 21 के कुछ केसेस लेक्चर पे देख लेते हैं। हम हमारे रिविजन्स पे टिक लगा सकते हैं। आर्टिकल 18 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया। भाई आज का कोट हम लिखते हैं कि भाई टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी के लिए भी लहर और समय ये दोनों कभी किसी के लिए नहीं रुकते कि भाई मैं सुनामी ला रहा हूँ रुक जा थोड़ा देर, ऐसा नहीं होता भाई। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई स्पीड बहुत अटक रही है।
तो हम लोग सुबह से 40 मिनट स्टडी कर चुके हैं। भाई लेक्चर स्टार्ट कर दो यार, लेक्चर स्टार्ट कर दो। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चल, तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 21। कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 21 हम लोग फिनिश कर लें। आर्टिकल 21 से अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड सो फार। अब तक बहुत सारे क्वेश्चन आर्टिकल 21 से रिलेटेड पूछे गए हैं, इसलिए आर्टिकल 21 में डिटेल में आपको करवा रहा हूं। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स में हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा एज सच। इनफैक्ट पूरे सिलेबस में अगर सबसे ज्यादा समय कहीं पर लगता है तो वो फंडामेंटल राइट में लगता है। बाकी लोगों पर बहुत समय लगना है, बाकी लोगों पर बहुत कम समय आपको लगेगा। केवल फंडामेंटल राइट्स में आपको बहुत समय लगता है, क्योंकि थोड़ा लंबा भी है, लेंथी भी है और इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी भी जरूरी है। चलिए, तो आज पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल 21, जिसमें कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे आफ्टर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वी विल डिस्कस अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आज हमारा लेक्चर नंबर 25, लेक्चर नंबर 25, फंडामेंटल राइट्स। चल, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो बस ब्रीफली मैं आपको बता दूं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केवल दो बातें यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी भी लॉ को एग्जामिन करते समय कोर्ट केवल दो बातों का ध्यान रखेगी व्हाइल एग्जामिनिंग लॉ। किन बातों का ध्यान रखेगी कोर्ट व्हाइल एग्जामिनिंग लॉ? तो पहला लेजिस्लेचर्स कॉम्पिटेंस, और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज। ओनली दीस टू एस्पेक्ट्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ए, लेजिस्लेचर्स कॉम्पिटेंस। लेजिस्लेचर्स कॉम्पिटेंस का क्या मतलब है? लेजिस्लेचर्स कॉम्पिटेंस का मतलब है कि क्या वो लेजिस्लेचर केपेबल है वो लॉ बनाने के लिए। अगर वो लॉ बनाने के लिए केपेबल है तो अच्छी बात है, अगर वो लॉ बनाने के लिए केपेबल नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। सो लेजिस्लेचर्स कॉम्पिटेंस, पहला पॉइंट नंबर 1। और दूसरा प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज। प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज, ये क्या सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए थे उस लॉ को फॉर्मुलेट करने में, उस लॉ को इनैक्ट करने में, इन्हीं दो बातों का कोर्ट ध्यान रखेगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया, उसके बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, जो कल मैंने आपसे कहा था। उस केस का नाम था, शायद ये केस कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, मद्रास केस 1950। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि एक लॉ चाहे कितना भी आर्बिट्रेरी क्यों ना, द कोर्ट कैन नॉट लुक इनटू द इंटेंट ऑफ द लॉ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में ये कहा कि हम किसी भी लॉ को देखते समय इंटेंट नहीं देखेंगे। इट मींस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी अगर तुम्हारी डिप्राइव की जा सकती है थ्रू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इवन राइट टू लाइफ, इवन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, right to life and personal liberty can be deprived of, and personal liberty can be deprived of through procedure established by law। मतलब अगर कानून बना दिया गया है तो तुम्हारी राइट टू लाइफ और लिबर्टी भी से भी तुम्हें डिप्राइव किया जा सकता है थ्रू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट इस केस में ये बात बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कानून बना दिया गया है वो कानून गलत है, अच्छा है, उस कानून से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी थ्रेटेन होती है तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम लॉ के फेयरनेस को क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। और कहा कि यहाँ पर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब अगर कोई कानून खराब बना दिया गया है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और कानून खराब बना करके, कानून बुरा बना दिया गया है, एक आर्बिट्रेरी कानून बना दिया गया है, मनमर्जी से कानून बना दिया गया है, क्या उससे हमारा कोई लेना देना है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो कानून अच्छा है बुरा है हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। अगर वो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है और कानून बना करके अगर तुम्हारी राइट टू लाइफ और लिबर्टी से तुम्हें डिप्राइव किया जा रहा है, सो द कोर्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट। समझो मेरी बात, कोर्ट को लिटरली कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर मान लिया तुम्हारी राइट टू लाइफ और लिबर्टी थ्रेटेन होती है किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के जरिए, कानून के जरिए नहीं, किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के जरिए तुम्हारी राइट टू लाइफ और लिबर्टी थ्रेटेन होती है, तो फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट विल स्टैंड डिसाइड करेगी। अगर मान लिया किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से तुम्हारी राइट टू लाइफ और लिबर्टी थ्रेटेन होती है तो वहां पर हम जरूर एंटर करेंगे। आप कैसे इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूं। मान लेते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव एक्शन ऐसा है कि तुमने किसी इंसान के घर के सामने 35 फीट का गड्ढा खोद दिया, सरकार ने, सरकारी कंपनी ने, सरकारी प्रोजेक्ट जिसको दिया गया है, और इससे उसकी राइट टू लाइफ थ्रेटेन हो गई है। वो घर से बाहर नहीं निकल सकता है बेचारा, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसका घर कोलैप्स कर सकता है। ये एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है और इसके लिए तुम कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो और ये कह सकते हो कि मेरा राइट टू लाइफ थ्रेटेन किया गया है, जो राइट टू लाइफ मुझे आर्टिकल 21 देता है। ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है। लेकिन अगर कोई कानून ऐसा बनाया गया है कि वो कानून बहुत बुरा कानून है और फिर तुम कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर कहते हो कि सर ये इतना बुरा कानून है कि इस कानून से मेरी राइट टू लाइफ और लिबर्टी इज अफेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने एक वाला केस में कहा कि इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कहा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी कैन डू नथिंग in protecting your right to life and personal liberty granted under Article 21। ताकि जो पॉइंट क्लियर है। एक हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ कितना भी खराब है, लॉ कितना भी ऑप्रेसिव है, हमारा उस लॉ से कोई लेना देना नहीं। अगर वो लॉ सही ढंग से पास हुआ है और उस लॉ को बनाने में अगर सारे प्रोसीजर को फॉलो किए गए हैं तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो लॉ अगर ऑप्रेसिव है तो है, द कोर्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे।
लेकिन बोला कोर्ट ने कि अगर कोई एक्सेप्टिव एक्शन से तुम्हारी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी गेट्स थ्रेटेंड, देन द कोर्ट विल लुक इनटू इट. इफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड personal liberty granted under right to life and personal liberty granted under article 21 is available only against executive action and not against legislative actions. executive actions होता है, executive action होता है कि तुम्हारे घर के सामने किसी ने एक तो बैठा 35 फीट का बैठा किया हुआ है. अब समस्या ये है कि तुम घर से निकलोगे तो समस्या है, घर से नहीं निकलोगे तो तुम्हारा घर को एक्ट कर सकता है. तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि तुम्हारी लाइफ इज थ्रेटेंड, राइट टू लाइफ इज थ्रेटेंड, और तुम कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच कर सकते हो. कोर्ट ऑफ लॉ यहाँ पर फैसला लेगी. लेकिन कानून खराब बना दिया गया है, तो इस बात के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हो, इसलिए ये कानून बनाया गया है और इसने राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को थ्रेटन किया है. कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता है. ये सिचुएशन 1950 में एक वाल केस में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और ये कंडीशन एग्जिस्ट करता रहा 1978 तक. यहाँ तक पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं. क्यों यहाँ से लोग आगे बढ़ते हैं? मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, पूर्ण करवा दिया था, 2-4 बार मैंने आपको समझा दिया था. अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है क्या और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहता क्या है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, क्लियर है ना सारे बच्चों को? जल्दी बता दीजिए मुझे. आगे बढ़ रहा है. आगे बढ़िए. आपका कमेंट लगता है बहुत धीरे धीरे आ रहा है. जस्ट मोमेंट, आपका कमेंट थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है. आज दूसरे बैच में कमेंट का इशू हो रहा है. चलिए हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसको कहते हैं? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. पहले इसको ऐसे समझो कि अभी तक तुमने ये जाना कि लॉ कितना भी खराब क्यों ना हो, कोर्ट विल नॉट गो इनटू द मोटिव्स ऑफ द लॉ. कोर्ट को केवल दो ही बातों से लेना देना है. लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट है कि नहीं, मतलब जिसने उसको पास किया है वो पास कर सकता है या नहीं कर सकता है, और दूसरा सारे प्रोसीजर ढंग से फॉलो किए गए हैं नहीं किए गए हैं. कोर्ट को बाकी किसी तीसरी बात से लेना देना नहीं है. यहाँ तक मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में. लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टैंड को चेंज किया. ये मेरा गांधी केस हुआ, अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. So the court shall examine the law not only from the point of view of legislature's competence and the due process of law. The court shall examine the law. The court shall examine the law not from the point of view of, not from the point of view of legislature's competence, point of view of legislature's competence and procedural formalities, but also legislature competence and procedural formalities, but also from the broader angle of inherent goodness. क्या इस लाइन का मतलब? कोर्ट जब किसी लॉ को एग्जामिन करेगी तो केवल इन दो एंगल से एग्जामिन नहीं करेगी कानून को कि भाई पार्लियामेंट को पास करना था, पार्लियामेंट को पास कर ही दिया है और पार्लियामेंट ने सारे प्रोसीजर को फॉलो कर ही दिया है, तो क्या दिक्कत है? नहीं. द कोर्ट व्हाइल एग्जामिनिंग अ लॉ will look at it from the broader angle of inherent goodness. While examining a law will look at it from the broader angle of inherent goodness. ध्यान रखिएगा इस चीज को. From the broader angle of inherent goodness, मतलब लॉ को अप्लाई करते समय क्या तुमने लॉ को फेयरली अप्लाई किया है या दूसरे सामने वाले को तंग करने के लिए तुमने अप्लाई किया? समझो मेरी बात. इसका मतलब लॉ का एप्लीकेशन, देयर मस्ट बी फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. लॉ को जब तुम अप्लाई कर रहे हो तो लॉ को तुम फेयरली अप्लाई कर रहे हो या लॉ को तुम अनफेयरली अप्लाई कर रहे हो? तुम ये बोलते हुए लॉ को अप्लाई कर रहे हो कि भाई लॉ में तो ऐसा ही लिखा है. अगर लॉ में ऐसा लिखा है, अगर यही एक बात हो ना, तो पुलिस वाला तुम्हें अपने घर से नहीं निकलने देगा. अगर तुम्हारी गाड़ी 1 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है तो 100 क्लॉज लगा देगा कि तुम चल रहे थे तो पोल्यूशन वाला इशू है तुम्हारी गाड़ी में. उसके बाद तुमसे कहेगा कि नॉइज पोल्यूशन तुम कर रहे हो, तुम्हारी इंजन से आवाज आ रही है. 100 तरह के क्लॉज लगाए जा सकते हैं तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे मूवमेंट को पुलिस वाला चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. इसलिए कोर्ट ने इसमें कहा, कोर्ट ने कहा ठीक है, अगर पार्लियामेंट को पास करना है और पार्लियामेंट नहीं पास किया है, सारे प्रोसीजर लॉ को बनाने में ढंग से फॉलो हुए हैं, कहा वो इनफ नहीं है. कोर्ट ने कहा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करते हुए, आगे बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है. कोर्ट ने कहा जब हम लॉ को एग्जामिन करेंगे तो लॉ को वी विल बी एग्जामिनिंग फ्रॉम द ब्रॉडर एंगल ऑफ इनहेरेंट गुडनेस. इट मींस whether fair application of law has happened or not, whether law has been applied fairly or not. अगर लॉ फेयरली अप्लाई नहीं हुआ है then the court will step inside the ring. अगर लॉ फेयरली अप्लाई नहीं हुआ है तो कोर्ट क्वेश्चन आंसर कर सकती है और उस कंडीशन में कोर्ट बाय इन्वोकिंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है. सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल both against the executive action. It provides protection to individual. It provides protection to the individual both against executive action, both against executive action and legislature के अगेंस्ट भी और executive action के अगेंस्ट भी. जबकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में मैंने क्या बताया था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में कोर्ट केवल एक्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट ही खड़ी हो सकती है, सवाल जवाब कर सकती है. सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द एक्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट दैट ऑफ द लेजिस्लेचर. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मेनका गांधी केस में 1978 सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, मेनका गांधी
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में साफ साफ ये कहा, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इट प्रोवाइड्स द इंडिविजुअल प्रोटेक्शन both against the executive actions and that of the legislature, both against executive actions and that of the legislature. दोनों के अगेंस्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अप्लाई होता है। कोर्ट केवल ये नहीं देखेगी कि लॉ तुमने पास कर दिया है और कोर्ट अभी लॉ को क्वेश्चन नहीं करेगी, नहीं। अगर लॉ आर्बिट्ररी है, अगर लॉ अनरीजनेबल है, तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन it provides protection to the individual both against executive action and that of the legislature by applying the principle of natural justice। अभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, इसका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? अब जान लो, by applying the principle of natural justice। फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है क्या? तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हम लोग कहते हैं, it broadly involves three principles। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, it involves three principles। पहला प्रिंसिपल is principle number 1, no man shall be punished unheard, मतलब no person shall be punished unheard, no man shall be punished unheard। ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसी से कनेक्टेड है। इसमें तीन प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या है? नो मैन शैल बी पनिश्ड अनहर्ड, किसी की बात सुने बिना उसको पनिश ना करो। दूसरा, नो मैन शैल बी द जज ऑफ हिज ओन केस, अपने केस में खुद जज नहीं बन जाना है, जज ऑफ हिज ओन केस। एंड थर्ड, द अथॉरिटी शैल एक्ट बोना फाइडे, द अथॉरिटी शैल एक्ट बोना फाइडे। बोना फाइडे का क्या मतलब होता है? गुड फेथ में, दैट इज गुड फेथ। बोना फाइडे का मतलब होता है मतलब अथॉरिटी ने जो एक्शन लिया है वो अच्छे फेथ में एक्शन लिया है, तुम्हें तंग करने के पर्पस से एक्शन नहीं लिया है। ये तीन प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। दोबारा से मैं बोलता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? किसी भी इंसान की बात सुने बिना उसको पनिश ना करो। दूसरा कहता है कि कोई भी बंदा अपने खुद ही जज नहीं होना चाहिए अपने केस में। और तीसरा कहता है अथॉरिटी शैल एक्ट बोना फाइडे, मतलब अथॉरिटी को गुड फेथ में एक्शन लेना है। मतलब जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इट सीक्स टू ह्यूमनाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंसानियत लाने की इसने कोशिश की है। इट सीक्स टू ह्यूमनाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द कंट्री। डिसीजन मेकिंग मतलब कोई भी डिसीजन आर्बिट्ररी नहीं होगा, कोई भी डिसीजन अनरीजनेबल नहीं होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो रीजनेबल डिसीजन लिया जाएगा, इस बात को याद रखना। सो नो आर्बिट्ररी और अनरीजनेबल डिसीजन, नो आर्बिट्ररी मतलब मनमर्जी का डिसीजन, नो आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल डिसीजन कैन बी टेकन। कोई भी आर्बिट्ररी और अनरीजनेबल डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन रीजनेबल होगा। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक रीजनेबल डिसीजन मेकिंग हो गया है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस has become reasonable, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हो ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर अपनी मर्जी से गोली नहीं चलवा सकता है बिना बात के कि मेरा मन कर रहा है गोली चलाने का इसलिए चलाऊंगा, नहीं। कोई आईएएस ऑफिसर अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकता है, रोड बनाने का अवार्ड नहीं कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है किसी को भी। उसमें पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रीजनेबल बनाने की बात की गई है। दोबारा से सारी बातें क्लियर करता हूं, फिर बोल रहा हूं। मैंने आपसे कहा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मेनका गांधी केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। मेनका गांधी केस कब आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने? तो मेनका गांधी केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था इन 1978। इस मेनका गांधी केस में 1978 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट जब किसी लॉ को आपसे एग्जामिन करेगी तो वो केवल ये नहीं देखेगी कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में लेजिस्लेचर्स कॉम्पिटेंस और प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज की बात की गई है। कहा कोर्ट जब किसी लॉ को एग्जामिन करेगी तो ये देखेगी कि क्या लॉ का फेयर एप्लीकेशन हुआ है, मतलब लॉ को तुमने फेयरली अप्लाई किया है या सामने वाले बंदे को तंग करने के लिए तुमने लॉ को अप्लाई किया है। अगर तुमने लॉ को सामने वाले बंदे को तंग करने के लिए अप्लाई किया है तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन में उस एग्जीक्यूटिव एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और अगर लॉ अनरीजनेबल होगा तो लॉ को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर इस केस में बोल दिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि it provides protection to the individual both against executive action and that of the legislature। केवल executive action के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता है, ये legislature के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अप्लाई करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? तो मैंने आपसे कहा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ब्रॉडली इन्वॉल्व्स थ्री प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल 1, इट इन्वॉल्व्स 1, नो मैन शैल बी पनिश्ड अनहर्ड, किसी भी इंसान को उसकी बात सुने बिना पनिश ना करो। नो मैन शैल बी द जज ऑफ हिज ओन केस, किसी भी इंसान को अपने ही केस में जज नहीं होना चाहिए। एंड अथॉरिटी शैल एक्ट बोना फाइडे, बोना फाइडे का मतलब गुड फेथ, मतलब अथॉरिटी जो एक्शन लेंगी वो गुड फेथ में, अच्छे फेथ में एक्शन ले, दूसरे को तंग करने के लिए एक्शन ना ले। फिर मैंने आपसे कहा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने जो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ह्यूमनाइज कर दिया। ह्यूमनाइज करने का मतलब इंसानियत लाने का काम किया। और अब हिंदुस्तान में कोई भी आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं ले सकता है, अनरीजनेबल डिसीजन नहीं ले सकता है। सो नो आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल डिसीजन कैन बी टेकन। फिर मैंने आपसे कहा दैट टुडे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैज बिकम रीजनेबल। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन along with due process of law। और एक बात और ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज अवेलेबल not only against executive action, it is available to the individual against private authorities also। समझ रहे हो मेरी बात? private organization and private authorities also। It is one of the basic principles on which entire constitution has been built। ये constitution के सबसे basic principle में से एक है, principle of natural justice। हम लोग हमेशा बोलते हैं भाई नेचुरल जस्टिस को किसी को वायलेट नहीं करना है। क्या मतलब है इसका कि नेचुरल जस्टिस को किसी को वायलेट नहीं करना है? इसका मतलब है सिंपल कि जो भी तुम डिसीजन ले रहे हो वो डिसीजन अपनी मनमर्जी से डिसीजन नहीं ले रहे हो। जो तुम डिसीजन ले रहे हो उसका रीजनेबल बेसिस है। ये नहीं कि मैं बंद कर रहा इसलिए मैं डिसीजन ले रहा हूं। किसी का ट्रांसफर इसलिए ना कर दो क्योंकि उसके चेहरा तुमको अच्छा नहीं लगता है, उसका हेयर कट तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, ट्रांसफर इस वजह से नहीं होता है।
ट्रांसफर इस वजह से होना चाहिए कि लॉजिकल रीजन, भाई इस इंसान का परफॉर्मेंस खराब था, ये इंसान पिछले 4 साल से यहाँ पर था, इस इंसान के बारे में ये खबर आ रही थी कि ये बंदा पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वहाँ पर काम कर रहा है, आर्बिट्रेरली नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा इससे चेहरा, इसलिए मैं इसे ट्रांसफर कर देता हूँ। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज ये बंदा अपने बाल बना के नहीं आया। आपके ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, बोलते हैं लोग कि नॉर्थ कोरिया में अगर मीटिंग हो रही है और मीटिंग में तुम सो गए तो यू विल बी एग्जीक्यूटेड, ये क्वाइट पॉसिबल है कि तुमको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रीजनेबल बनाया गया है बाय इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सारे बच्चों को ये सारा पॉइंट क्लियर है, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, निखिल को आज यूपीएससी वाला बुक मिल गया, मजा आ जाएगा वो बुक पढ़ने के बाद, बहुत एंजॉय करोगे, समझ रहे हो, बहुत शानदार बुक है निखिल। चलिए अब यहाँ पर अपलोड कर लिया जाए तो सारे बच्चों को समझ आ गया होगा, सारे बच्चों को क्यों, नैन्सी, निखिल, आदित्य, सारे बच्चों को समझ आ गया। कमेंट थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, जैसे ऑडियो होता है ना कि कमेंट ऐसे गोली की रफ्तार से भागता है, मैं देख रहा हूँ कमेंट रुका हुआ है। एक मिनट आप रुक जाइए जरा, मैं बात करता हूँ क्या इशू है अपने ऐप का, कभी इशू हो जाता है कमेंट को लेकर के, तो एक बार जस्ट आप रुक जाइए, मैं बोल देता हूँ अपने स्टूडियो प्रोसेस। चल सारे बच्चों को, आपको कुछ कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आता है ना तो आई डोंट एंजॉय इट, मेरे को एंजॉयमेंट भी नहीं आता है अगर कमेंट ना हो। चल अविनाश का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। दिया, सर आज मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है बेटे, पूरे क्लास को समझ में आ गया, लेकिन तुम्हें कैसे नहीं समझ में आया? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यस दैट इज ट्रू, विवेक सिंह। हाँ, अविनाश का बर्थडे है, बोनाफाइडे कुछ नहीं है, बोनाफाइडे का मतलब अथॉरिटी को अच्छे फेथ में एक्शन लेना है। अच्छे फेथ में एक्शन लेने का मतलब क्या है? अच्छे फेथ में एक्शन लेने का मतलब है कि मान लिया लव कुमार आईएएस ऑफिसर बन जाए, अब लव कुमार का क्वेश्चन यहाँ पर पूरा रिपीट नहीं होता है बेटे, टीम रिकॉर्डेड थोड़े हैं, अनुराग सिंह रिपीट होगा। अनुराग हैप्पी बर्थडे। चलिए अमेरिका से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिका, इट ओरिजिनेटेड इन अमेरिका, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इट ओरिजिनेटेड इन यूएसए। तीसरा पॉइंट बोला है समझाने के लिए लव कुमार, देखो समझाता हूँ, इट्स ओरिजिनेटेड इन यूएसए। मान लेते हैं कि लव कुमार आईएएस बन गया, थर्ड पॉइंट अथॉरिटी शैल एक्ट बोनाफाइडे, लव कुमार का है कि सर समझा दीजिए, बिल्कुल समझाएंगे लव कुमार को। लव कुमार, मान लेते हैं कि लव कुमार बन गया है आईएएस ऑफिसर, लव कुमार बना आईएएस ऑफिसर, और लव कुमार को कोई एक कारण मिल गया, लव कुमार को कोई एक स्टेट मिल गया, कोई एक स्टेट मिल गया, मान लेते हैं लव कुमार को एक स्टेट मिल गया बंगाल, वेस्ट बंगाल लव कुमार का कारण है, लव कुमार वहाँ आईएएस ऑफिसर है, बड़ी खुशी की जिंदगी जी रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि लव कुमार की लव कुमार के बाद चीफ मिनिस्टर का फोन आया कि तुम मेरा ये काम कर दो, और लव कुमार ने चीफ मिनिस्टर का ये काम नहीं किया। या ऐसा हो जाए लव कुमार के साथ कि लव कुमार चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंचा और चीफ मिनिस्टर ने लव कुमार को देखा और कहा कि सुबह के अभी उठे हुए और सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में लेकर आए, सस्पेंड करो चीज लव को, और लव कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। ये कैसा हुआ? ये आर्बिट्रेरी डिसीजन, समझो मेरी बात। लव कुमार ने बोला अथॉरिटी शैल एक्ट बोनाफाइडे, मतलब अथॉरिटी शैल एक्ट इन गुड फेथ। लव कुमार ने कहा कि अथॉरिटी शैल एक्ट इन गुड फेथ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लव कुमार आईएएस ऑफिसर, वेस्ट बंगाल कारण मिला लव कुमार को, लव कुमार इतना ऑफिस पहुंचा और ऑफिस ऐसा था कि जल्दीबाजी में पहुंचा, बाल बनाना इस बंदे ने, ये बच्चा भूल गया आईएएस था, इसको लगा कि बाल बनाया जाऊंगा ये भी फैशन हो जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि स्टार सुपरस्टार के सामने जा रहा है, चीफ मिनिस्टर से मिलने तो जा रहे हो, किसी आदमी से मिलने जाने गए हो। चीफ मिनिस्टर ने देखा लव कुमार को और लव कुमार को देखते ही कहा कि लड़का अनप्रोफेशनल लड़का है, बिना बाल बनाए हुए ऑफिस में आया, इसको सस्पेंड करो। बेचारा लव कुमार जब तक कुछ बोल पाता था तब उसका सस्पेंशन लेकर तैयार था। इसको बोलते हैं अथॉरिटी इज टेकिंग अनरीजनेबल डिसीजन। यही यहाँ पर बोला गया है कि भाई अथॉरिटी शैल एक्ट इन गुड फेथ, बाल नहीं बना के आया है तो उसको बोल दो ना कि बाल कंघी करके आ जाओ बाहर से, इसके लिए उस बेचारे को सस्पेंड करने की क्या जरूरत है? इतनी मेहनत से वो बेचारा भागा भागा चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में गया और लव कुमार के साथ तुमने ऐसा गलत कर दिया कि उसको सस्पेंड कर दिया, गलत बात है। चलिए अब हम लोग करते हैं पोल। अब होगा यहाँ पर पोल, कहाँ चला गया भाई? पोल कहाँ चला गया? जस्ट मोमेंट। चलिए पोल स्टार्ट। पोल ए समझ में आ गया, बी नहीं समझ में आया, सी है और कभी नहीं समझ में आएगा, और डी आज मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताओ। मेरा बोल जाता है ए को। ये यहाँ पर क्या चल रहा है? अच्छा अतिशय का भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटे। इंग्लिश में आंसर अच्छे से लिख पाते तो बेटे कुछ नहीं करो, आर्टिकल 20 को आगे पढ़ाऊंगा मैंने, तो टेंशन ना लो। इंग्लिश में लिख पाते हो तो सिंपल सा अप्रोच है उसका, अंग्रेजी में कुछ लिखना शुरू करो, नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें स्पोर्ट्स अच्छा लगता है वो लिखना शुरू करो, डेली का अपना रूटीन इंग्लिश में लिखना शुरू करो, कुछ तो अंग्रेजी में लिखो यार, समझ गए मेरी बात। चलो क्वेश्चन ऊपर से बताओ, 4.2% बच्चों को नहीं समझ आया है, दो बार समझाने के बाद भी क्या नहीं समझ आया है, वैसे क्वेश्चन पूछ लो। चलिए जल्दी बताइए क्या नहीं समझ आया है, अब मुझे बता दीजिए। आगे बढ़ जाए। बिल्कुल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ 4 बार दिशा बता चुका हूं कि मेनका गांधी केस में आया, एक दो बार नहीं बताया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको 4 बार मैंने बताया है कि ये मेनका गांधी केस में आया बेटे। चलिए तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार जाकर वीडियो देखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो डाउट मैं आपका कल क्लियर कर दूंगा। केवल जरा समझो कि किसी भी लॉ को एग्जामिन करते समय लेजिस्लेचर ने उसको पास किया है या नहीं किया है, जिस लेजिस्लेचर को पास करना था ढंग से प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ, केवल ये नहीं देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा कि क्या लॉ का एप्लीकेशन फेयर हो रहा है, मतलब लॉ को तुम फेयरली अप्लाई कर रहे हो या सामने वाले बंदे को तंग करने के लिए अप्लाई कर रहे हो। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ है, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना, इट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन फैक्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। समझो मेरी बात, हिंदुस्तान में लीगल स्टडी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी में इनकॉर्पोरेट किया।
जबकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्लियरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ये अमेरिकन कांसेप्ट है, अमेरिका में रिजेक्ट हुआ था, लेकिन मेनका गांधी केस में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया हिंदुस्तान में। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही कनेक्टेड एक चीज है, वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसमें मैंने आपसे कहा कि ये इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन देता है, केवल एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं, लेजिस्लेचर के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? तो मैंने आपसे कहा, नो मैन शैल बी पनिश्ड एंड हर्ट, किसी की बात सुने बिना उसको पनिश नहीं कर रहा है। नो मैन शैल बी द जज ऑफ हिज ओन केस, कोई भी अपने केस में खुद ही जज नहीं होना चाहिए, और अथॉरिटी को शैल एक्ट इन बोना फाइड, दैट इज अ गुड फेथ। मतलब उन्हें पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ह्यूमनाइज किया गया है, इंसानियत लाया गया है। अनरीजनेबल डिसीजन हिंदुस्तान में नहीं लिया जाता है, हिंदुस्तान में फेयर और रीजनेबल डिसीजन लिया जाता है। और फिर मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अलॉन्ग विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या है? अभी तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आर्टिकल 21 के बाद तो आर्टिकल 22 होना चाहिए था ना, आर्टिकल 21A क्यों दे दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो बेटे जहां पर भी तुम्हें ये दिखे 21A है, या कहीं पर तुम्हें दिखेगा B है, कहीं पर तुम्हें दिखेगा C है, बेसिकली ये इसलिए डाला गया है क्योंकि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इट एम्पावर्स द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, compulsory education to the children between the age group of between the age group of 6 to 14 years, 6 to 14 years। आप कहेंगे कि सर आर्टिकल 21A क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 21 के बाद बेटे पहले से आर्टिकल 22 था, तो अगर तुमको आर्टिकल 21A में ही किसी चीज को जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे? समझ रहे हो? जैसे पहले से तुम्हारे पास 20 है, पहले से तुम्हारे पास 21 है, पहले से 22 है, और तुमको आर्टिकल 21 में ही अगर कोई बात जोड़ना है, नई बात, जैसे ये कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 टू 14 इयर्स, ये चीज तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे तुम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में? तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ना है, इसीलिए तुम इसको केवल अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में जैसे 21A करके जोड़ दोगे बीच में, 21B करके जोड़ दोगे बीच में, क्योंकि 21 के बाद ऑलरेडी 22 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है ना। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बीच बीच में अगर कोई बात इंसर्ट होती है, तो बीच में जो भी बात इंसर्ट होगी ना वो ऐसे ही ऐड होगा, 21A या आर्टिकल 243G, इस तरीके से एक नया आर्टिकल उसमें ऐड कर दिया जाएगा। उससे पर्पस और कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर ना चेंज हो। बीच में तुमको कुछ चीज अगर किसी आर्टिकल के अंदर में डालना है तो कैसे डाला जाएगा? तो कोई उपाय है नहीं, या तो उसको सबसे एंड में डालो, लेकिन उसको रहना आर्टिकल 21 के साथ ही है, तो इसलिए 21 में उसको डालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 21A करो। कुछ और अगर डालना होगा तो उसको 21B करो, कुछ और भी अगर फ्यूचर में डालना होगा तो उसको 21C करो। तो जब तुम एनसीईआरटी का पहला पेज पढ़ोगे ना, तो कवर पेज के बाद वाले पेज पर ये बात लिखी हुई है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। It empowers the state to provide free and compulsory education to the children between the age group of 6 to 14 years, जिसमें आर्टिकल 21A क्या कहता है? तो आर्टिकल 21A it was incorporated under the constitution through 86th Constitutional Amendment Act 2002। ये कहता है कि स्टेट को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है बच्चों को between the age group of 6 to 14 years। तुम्हारे में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर 6 to 14 years के बच्चों के लिए क्यों, 0 to 6 वाले बच्चों के लिए क्यों नहीं? बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन 0 to 6 years के बच्चों की एक बात, ये जो इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है, अगर मान लिया 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, तो उस कंडीशन में तुम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करवाएगा। समझ गए मेरी बात? लेकिन 0 to 6 years के बच्चों के लिए क्यों नहीं? इसलिए 0 to 6 years के बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि फिर जो काम करने वाली माँ है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगी और फिर वो अपने काम पर चली जाएगी, और उनके बच्चों को देखभाल करना सरकार की रिस्पांसिबिलिटी हो जाएगी। तो इसीलिए इस हैसल से बचने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन आ गया और कहा गया that we will be providing free and compulsory education to the children between the age group of 6 to 14 years. So it is the responsibility of the state, and it was incorporated under the Constitution to 26th Constitutional Amendment Act 2002. So it is the responsibility of the state. It is the responsibility of the state to provide free education, to provide a free education, and it is the duty of parents to provide compulsory education. It is the duty of parents to provide compulsory education, to the children. समझ में? It is the duty of the parents to provide compulsory education to the children, and accordingly एक नया फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया है 51A। अगर तुम फंडामेंटल ड्यूटी की लिस्ट देखोगे ना, तो उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया है 51A सब क्लॉज K, जो एग्जैक्टली यही बात कहता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 टू 14 इयर्स। तो अब यहाँ पर हमारे सामने बात आती है कि राइट टू एजुकेशन की इंप्लीमेंटेशन है हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? एज सच हमारे सामने राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन के केस में चैलेंजेस क्या है? पहला चैलेंज हमारे सामने राइट टू एजुकेशन के केस में है, चैलेंज नंबर 1, स्कूल ही नहीं, challenges in the implementation of right to education, challenges in its implementation, challenge number 1, school नहीं है, we do not have enough schools, lack of schools in rural areas, पहली समस्या। दूसरी समस्या कि safety and security of girl child, we do not have provision of schools in every village, so safety and security of girls and safety and security of girls, so since schools are in far off areas, far flung areas, घर से बहुत दूर है,
तो जिसकी वजह से ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। तीसरा, टीचर्स आर नॉट वेल ट्रेन्ड, टीचर को खुद ही नहीं आता है। टीचर्स आर वेल ट्रेन्ड, आर नॉट वेल ट्रेन्ड। अभी टीचर को खुद ही नहीं आता है तो टीचर बच्चों को क्या पढ़ा देगा। हालत ये है वहां पर कि टीचर के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि टीचर का अपने को सिर्फ टीचर भी ठीक नहीं। अभी वीडियो में देख रहा था, किसी ने वीडियो भेजा हुआ था, तो जर्नलिस्ट ने जाकर के एक लेडी टीचर से स्कूल में क्वेश्चन पूछा कि वो गलत पढ़ा रही थी बच्चों को। तो जर्नलिस्ट ने पूछते थे, देखा तो मैंगो की स्पेलिंग पढ़ा रही थी MAGO, संडे की स्पेलिंग पढ़ा रही थी SANDEY। तो जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि मैडम ये कौन सी अंग्रेजी में आप लोगों को पढ़ा रही हैं। तो बोली नहीं, ये एकदम ठीक है। तो जर्नलिस्ट ने उससे क्वेश्चन किया मैडम साल में कितने दिन होते हैं। तो उस लेडी ने आंसर किया कि साल में 360 दिन होते हैं। तो जर्नलिस्ट ने कहा कि मैडम हम लोगों ने तो 365 दिन सुना है। तो जर्नलिस्ट लेडी ने कॉन्फ्रेंस के साथ कहा यहाँ 360 ही होता है, आपके यहाँ पर 365 होता होगा, आप टेंशन नहीं ले रहे हैं, यहाँ 360 ही होता है। और इसको मान लीजिए अब सोच के देखो कि अगर कहीं ऐसा हो, क्या पढ़ाई होगी उस छोटे से बच्चे की, उस बच्चे का बेसिक खत्म कर दे रहे कि जिसको बचपन से तुमने मतलब बेसिक मैथ नहीं आता है, बच्चों को बेसिक लेवल पे दिक्कत है, बेसिक वर्ड्स में दिक्कत है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज में दिक्कत है। लेडी ने फुल कॉन्फ्रेंस के साथ कहा जर्नलिस्ट से, कहा ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ साल में 360 होता है, मान लीजिए आप सारे लोग मान चुके हैं, सारे लोग मान चुके हैं। बेचारा जर्नलिस्ट ट्विटर के बारे में कहा कि जी मैडम आप कहें तो 265 कर देता हूँ, इसको 100 दिन और कम कर देता हूँ। अब जहाँ इस लेवल का एजुकेशन हो रहा है तो फिर तो बच्चे का भविष्य आप समझ ही सकते हैं कि बच्चे का भविष्य कैसा होगा। और उसके बाद एक और बड़ी समस्या, एक स्टडी हुई थी हिंदुस्तान में, एक बड़े फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है जॉन डिरेच। जॉन डिरेच ने एक स्टडी की थी और स्टडी में जॉन डिरेच ने कहा था कि बच्चे स्कूल में 8 साल बिताने के बाद भी कुछ नहीं सीखते। चिल्ड्रन लर्न ऑलमोस्ट नथिंग, चिल्ड्रन लर्न ऑलमोस्ट नथिंग, even after spending 8 to 10 years in school, 8 से 10 साल स्कूल में बिताने के बाद भी बच्चे बेचारे कुछ नहीं सीखते। पता चलता है कि बेसिक मैथ नहीं आ रहा है बच्चों को, बेसिक अंग्रेजी में दिक्कत है बच्चों को, बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत है। और एक और बड़ी समस्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स फोर्स स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। कभी सरकारी स्कूल में हो, सरकारी स्कूल में जाओगे तो देखोगे कि बच्चे ना टीचर बाहर में बैठ के आपस में गप लगा रहे हैं और बच्चे अंदर कमरे में बैठे हुए हैं और वहां से धीमी धीमी आवाज आती है। जैसे जोर से आवाज जाएगी, किसी बच्चे आपस में मारपीट हो गया, मारपीट होती है, हंगामा हो जाएगा, तो बाहर से तुरंत वो टीचर आएगा और सबको बताते हुए बोल गया था मैं सबको चुप रहना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स फोर्स देम टू कीप क्वाइट। ये जॉन डिरेच की स्टडी में ये भी आया था मेरे सामने। मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स फोर्स स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, चुप रहना है, बोलना कुछ नहीं। आप सोच रहे देखो तो कि अगर बच्चे को स्कूल में बोलने के लिए तो बेचारा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाएगा। और एक और बड़ी समस्या है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर मेल टीचर्स, प्रेजेंस ऑफ मेल टीचर्स, सो सेक्सुअल हैरेसमेंट इज रैम्पेंट, प्रेजेंस ऑफ मेल टीचर्स। अब हालांकि फीमेल टीचर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन तो भी मेल टीचर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से अगर एक भी ऐसा कोई केस आ जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो पेरेंट्स बाहर कर देते हैं, अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। सो दीस आर द इश्यूज वी आर फेसिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन। स्कूल नहीं है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूर स्कूल है तो पेरेंट्स लड़कियों को नहीं भेजते हैं बिकॉज़ ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स। टीचर भी वेल ट्रेन नहीं है, बच्चे बेचारे कुछ नहीं सीखते 8 से 10 साल तक स्कूल में रहने के बाद। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स फोर्स देम टू कीप क्वाइट। इसका उपाय क्या बताया गया था? इसका उपाय बताया गया था पहला, इसका उपाय यहाँ तो सॉरी डिस्कशन चल रहा है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और इधर जो डिस्कशन चल रहा है तो मुझे लगता है अपने पार्लियामेंट में अपने ही ग्रुप के डिस्कशन से पॉइंट उठाया जाएगा और पॉलिसी बनाई जाएगी। जिस लेवल का डिस्कशन यहाँ बच्चे कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इसी ग्रुप के बच्चों के पॉइंट्स को उठा करके और जितने सेक्रेटरी लेवल के आईएएस ऑफिसर हैं वो लोग पॉलिसी बना करके और सरकार को देंगे। अरे पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई पे ध्यान दे दो, खेलते समय खेल पे ध्यान दे दो। करते उल्टा हो यार तुम लोग, शादी में जाते हो तो पढ़ाई की याद आती है, पढ़ाई कर रहे होते हो तो शादी की याद आती है, समझ लो। पढ़ाई कर रहे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि बाहर जाकर गोलगप्पे खाना है, गोलगप्पे खा रहे होते हो तो दिल की फीलिंग आती है कि पढ़ाई जाकर अभी तक नहीं किया है। इसलिए जब पढ़ाई करो बेटा तो पढ़ाई करो, गोलगप्पे खाओ तो गोलगप्पे खा लो, इसमें क्या दिक्कत की बात है? ये क्या समझना इतना मुश्किल है जीवन में? अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट खेलो, सोचो मत फिर पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई के बारे में सोचोगे तो क्रिकेट में भी बोल्ड हो गए, समय भी खराब हो गया, पढ़ाई नहीं की। तुम लोग उल्टा काम करते हो, मैं हमेशा नोटिस करता हूँ बच्चों। चल हाँ, अरे भाई साहब यहाँ पर फोकस करो, इधर। मैं इधर देखता हूँ कि मतलब मैक्सिमम बच्चों को मैं देखता हूँ उनको ना गिल्ट की फीलिंग होती है। जैसे वो पढ़ाई कैसे हो जाएंगे उनको गिल्ट की फीलिंग होनी शुरू हो जाती है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अरे पढ़ाई करते समय पढ़ाई करो, घूमते समय घूमो, खाते समय खाना खाओ, अननेसेसरी क्यों हर समय मतलब रोल को बदलते रहते हो? चल सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया, किसी को कोई समस्या? सारे बच्चों को एकदम पॉइंट क्लियर है। इस पर एक कमेंट आया, इस पर कमेंट आया, सॉरी एक कमेटी बनी थी, कमेटी का नाम है सुब्रमण्यम कमेटी। सुब्रमण्यम कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए। सुब्रमण्यम कमेटी के क्या क्या रिकमेंडेशंस है वो जान लीजिए। सुब्रमण्यम कमेटीज रिकमेंडेशन of Subramaniam Committee. Subramaniam Committee. पहला सुब्रमण्यम कमेटी ने कहा कि जीडीपी का 6% एजुकेशन में खर्च करो, 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। दूसरा सुब्रमण्यम कमेटी ने कहा ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट करो, प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन। तीसरा सुब्रमण्यम कमेटी ने कहा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ नौकरी की व्यवस्था करो, तो कहा वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को दो। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब उनको सिखाओ कि अगर वो पढ़ाई लिखाई से जब छुए तो वो जाकर के मार्केट में कुछ नौकरी कर सके। तो मान लिया किसी को जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर मोबाइल बनाना, इस टाइप की वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को दो बहुत ही यंग एज में, जिससे बच्चे 8 से 10 साल तक स्कूल में रहने के बाद अगर उनको लगता है कि मार्केट में जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो बच्चे नौकरी करने वाली कंडीशन में रहे। तो ये है अबाउट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 मैंने आपसे कहा कि अबाउट 21A ये एम्पावर करता है टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 साल। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंकॉर्पोरेट किया गया था। मैंने आपसे कहा कि ये स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है टू प्रोवाइड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन और इसके लिए एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया गया अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज
आर्टिकल 51A के। उसके बाद मैंने आपसे कहा challenges in its implementation। पहला, lack of schools in rural areas, infrastructure का इशू है, स्कूल बहुत दूर है, इन far flung areas, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड, टीचर्स वेल ट्रेन नहीं है, चिल्ड्रन भी बेचारे कुछ नहीं सीख पाते 8 से 10 साल स्कूल में रहने के बाद, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स बच्चों को चुप रहने के लिए कहते हैं, मेल टीचर्स के प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ सुब्रमण्यम कमेटी, सुब्रमण्यम कमेटी ने कहा कि जीडीपी का 6% एजुकेशन का खर्च करो। दूसरा कहा सुब्रमण्यम कमेटी ने कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करो, और तीसरा सुब्रमण्यम कमेटी ने कहा वोकेशनल ट्रेनिंग, जहां से लोगों को रोजगार मिल सकता है, उसको प्रमोट किए जाने की आवश्यकता है। सारे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी बता दीजिए, पोल नहीं हो पाएगा, पोल गायब हो गया है, जल्दी बताएं। सारे बच्चों को कंसेप्ट एकदम क्लियर, धुआं धुआं पानी पानी जो भी बोल लो, सारे बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, जल्दी बताएं। ओहो, अरे डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड कंपल्सरी, यहाँ लिखा हुआ है चौधरी, दिमाग हेलमेट लगा कर बैठे हुए हो क्या अनिल? यहाँ लिखा हुआ है यार, फ्री एजुकेशन सरकार देगी, मतलब बिना पैसे का, कंपल्सरी एजुकेशन मतलब पिताजी अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, ये क्या डिफरेंस पूछ रहे हो? मतलब पूछने के लिए क्वेश्चन पूछते हो क्या अनिल? है यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है यार, कौन सा कोई स्पेशल मतलब चीज खा के बैठते हो क्या? क्लास में आते समय रसगुल्ला और ये सारी चीजें खा के बैठते हो क्या, ताकि दिमाग स्लो हो जाए, ताकि लिखी हुई चीज भी सबसे दोबारा पूछे? हाँ तो यार, मतलब कमाल कर दिया तुमने, सामने में लिखा हुआ है कि फ्री और कंपल्सरी का क्या मतलब है, उसके बाद भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, हद हो गया। हाँ, अरे भाई सीए का मतलब होता है 86 सीए, वहां बच्चा कहेगा 86 सीए यहाँ पर कहां से आ गया? ओहो हो भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सीए का मतलब होता है सीएए, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नहीं सीए वाला जो न्यूज़पेपर में चल रहा है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पढ़ाते समय बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यार कहाँ दिमाग रहता है? मतलब मुझे तो ये लगता है कि पीडब्ल्यू को, जिन बच्चों को यादाश्त की थोड़ी समस्या है, उनको शंख पुष्पी देना चाहिए, और नहीं तो तुम लोग अपने से खरीद के पढ़ लो, वो पी लो। जिनको भी यादाश्त की समस्या हो, पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं 10 मिनट पहले टीचर क्या बोला है, वो ना शंख पुष्पी मार्केट से ले आओ, और नहीं तो सुबह में बादाम भिगो कर खाओ, फिर उतार के खाना। समझ मेरी बात? मतलब कमाल ही कर दिया यार। 51A के ये आर्टिकल है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, याद रखना 51A के, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। 51A फंडामेंटल ड्यूटी है, आगे बढ़ाऊंगा। फंडामेंटल ड्यूटीज 51A और आर्टिकल 51A, और उसी में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 51A के, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी के लिस्ट में, कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाएं, ठीक है। चलिए सत्यम, इसे क्या लग रहा है यहाँ पर कि 21A क्यों कर दिया, 21 क्लॉज 1 क्यों नहीं किए? बेटे इसका कोई एग्जाम से लेना देना है क्या? कुछ भी पूछने के लिए मतलब पूछ लो, जो मन में आ रहा है वो पूछ लो, आगुन खराब लग रहा है, चलो कोई नहीं, रिच कंटेंट की बातें करते हैं यहाँ पर। चलिए अब रिच कंटेंट वाला कोई बंदा अभी दिख नहीं रहा है फिलहाल, और यहाँ पर बात हो रही है चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी की। मैं तो यार देखता ही नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं आईपीएल चल रहा है, तुम्हें सच बताओ, मेरे को पता भी नहीं है कि आईपीएल चल रहा है, कोई आइडिया नहीं मुझे आईपीएल चल रहा है। मैंने आईपीएल का पूरा एक मैच आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, अब तक सिंगल मैच मैंने नहीं देखा, कौन हारा कौन जीता मुझे पता ही नहीं। चलिए हाँ चलिए, किसी और का कोई और क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आर्टिकल 22 से स्टार्ट किया जाए। आर्टिकल 22 सही बात है, रिच कंटेंट। अब रिच कंटेंट पर आने वाला हूँ, जिसने रिच कंटेंट का नाम लिया उसी का नाम एग्जाम्पल में दूंगा, जैसे कल एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, अब जिसने ऐसे कंटेंट के बारे में बात किया उसी का नाम एग्जाम्पल में दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक्चुअली वो पोल चला गया तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो पोल अभी आएगा कैसे, तो क्योंकि आज जो अपने जो स्टूडियो पर्सन है वो अपने वाले स्टूडियो पर्सन नहीं थे। चलिए आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 इट एक्सटेंड्स, तो फिर भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन तो अपने पास पड़ा हुआ है। वो पोल वाला जो सिस्टम था ना वो गायब हो गया बीच में, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा टिक टुक किया है जिसकी वजह से इशू आ गया। चलिए आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 ये हमें प्रोटेक्शन देता है इन केस ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन। इट एक्सटेंड्स प्रोटेस्ट इन केस ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन। इट एक्सटेंड्स protection in case of arrest or detention of a person It extends protection in case of arrest or detention of a person. लेकिन एक बात ध्यान रखना, it does not confer a fundamental right. It does not confer a fundamental right against arrest or detention. Against arrest or detention. Only when a person has been arrested or detained, in that case, it provides protection. अब यहाँ पर दो बातें आती हैं. It gives us 3 types of protection. ये हमें 3 तरह का protection देता है. पहला protection क्या है? It gives us, it means Article 22. It gives us following protections. पहला protections. A person who has been arrested, following protection. Point number 1. A person who has been arrested, a person who has been detained has been given, shall be given the opportunity. ध्यान से पहले मेरी बात सुनो, अभी एक्सप्लेन करता हूँ. Shall be given the opportunity to contact his friends, family members, or legal practitioner of one's own choice, or legal practitioner or lawyer of one's own choice. Legal practitioner of one's own choice. ध्यान से इस चीज को पढ़ो जहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है. मैंने तुमसे कहा
कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड और पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट। मतलब तुमने उसको, जिसको भी अरेस्ट किया है, उसको तुम्हें उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना है, और वो पर्सन अगर चाहे, द पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, द पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट। ध्यान से सुना रहेगा, मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट। उसको क्यों अरेस्ट किया गया है तुम्हें उसको बताना है, और उसके बाद उस पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो इंसान अगर चाहे तो अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, और किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ वंस ओन चॉइस वो उसको कॉन्टैक्ट कर सकता है। पहला पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट का इस मुद्दे पर क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था, उस केस का नाम है जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा? जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में अभी हमारे सारे डाउट्स होंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी केवल मेरी बात सुनो, बीच बीच में जो उचक करके और कुछ कुछ लिखते रहते हो ना, बेटे ये काम नहीं किया करो, इससे ना समझ नहीं आएगा, समझ गए? उसमें समझ में कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए जो जब पढ़ा रहा हूँ तो उस समय यहाँ पर फोकस किया करो, ठीक है? कुछ कुछ बीच में जो लिखते रहते हो ना, कुछ नहीं समझ में आएगा, पता चलेगा दोबारा वही बच्चे होते हैं जो अचानक से फटा पोस्टर निकला ही हो, अचानक से आते और कहते हैं सर प्लीज रिपीट, 1 घंटे का लेक्चर हो गया प्लीज रिपीट, वही वाले बच्चे होते हैं, समझ रहे हो? हाँ इसलिए थोड़ा ध्यान से बेटे, हाँ आता हूँ तो आगे से बोर्ड पे मत लिखा करो, और उसके बाद फिर तुम्हें कंफ्यूजन होगा और तुम परेशान करोगे, तो इसलिए फोकस करो। चल, तो मैंने तुमसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस है, रुक के वाला लेक्चर खत्म हो जोगिंदर गया, सिंह वर्सेस टाइम है थोड़ा सा, 10 मिनट स्टेट ऑफ टाइम। यूपी केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 1994। सुप्रीम कोर्ट ने जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जिस इंसान को तुम अरेस्ट कर रहे हो उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर सके। सो एन अरेस्टेड पर्सन shall have the right to inform friends, family members, or even a third person, or even a third person of his choice. अगर फ्रेंड और फैमिली मेंबर किसी और को करना चाहता है तो करने दो, उसको कॉन्टैक्ट करने दो, थर्ड पर्सन ऑफ हिज चॉइस। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि अरेस्ट ऑफ अ पर्सन मस्ट बी शोन इन द ऑफिशियल डायरी ऑफ द पुलिस। क्या होता है ये ऑफिशियल डायरी? ये ऑफिशियल डायरी होता है कि एक आमिर खान की मूवी आई थी जिसमें वो कॉप बना है, आईपीएस ऑफिसर बना है, उसमें आमिर खान ऑफिशियल डायरी ऑफ पुलिस, उसमें आमिर खान एक नेताजी को अरेस्ट करता है, और नेताजी को अरेस्ट करने के बाद आमिर खान पुलिस मैन से कहता है कि नेताजी को पकड़ के चलो, और डायरी में दिखाना। डायरी में दिखाने का मतलब है कि इज एज गुड एज यू हैव इट इन एक्ट। सिंपल। डायरी में अगर मान लेते हैं ना दिखाया जाए कि तुमको अरेस्ट किया गया है, इसका क्या मतलब है? डायरी में नहीं दिखाया जाए, इसका मतलब इज वेरी सिंपल, दैट यू हैव बीन किडनैप्ड। अब तुम्हारे बचने के एज सच कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम ऑफिशियल डायरी में नहीं दिखाया गया है, कहीं मेंशन नहीं है कि तुमको पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, समझ लो, जो सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि पुलिस डायरी में दिखाए। अब ऐसा नहीं होता। जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में साफ-साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट अरेस्ट मस्ट बी शोन इन द ऑफिशियल डायरी ऑफ पुलिस। दोबारा से मैं सारी बातें क्विकली रिकैप्चुलेट करता हूं तेजी से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहां से क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, इसलिए यहां मैं डिटेल में आपको सारी बातें समझा रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि आर्टिकल 22 क्या कहता है? ये तुम्हें प्रोटेक्शन देता है इन केस ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया गया है या किसी इंसान को डिटेन किया गया है तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 तुम्हें प्रोटेक्शन देने का काम करता है इन केस ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ अ पर्सन, पहला। लेकिन ये तुम्हें कोई फंडामेंटल राइट नहीं देता है against arrest or detention of a person। इस बात को ध्यान में रखना। It does not give you a fundamental right against arrest or detention of a person। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने मैंने तुमसे कहा कि कुछ राइट्स मिले हुए हैं हम सबको। पहला राइट हमें क्या मिला हुआ है? पहला राइट हमें मिला है कि द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट। जिसको भी अरेस्ट किया गया है उस बंदे को उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मेंशन करने की आवश्यकता है, पहला पॉइंट नंबर 1। दूसरा मैंने आपसे कहा कि पर्सन कैन इन्फॉर्म फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और लॉयर्स ऑफ वंस ओन चॉइस। फिर मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 1994 में ये कहा कि अरेस्टेड पर्सन अगर चाहे तो वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, किसी थर्ड पर्सन को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और किसी भी अरेस्ट को इट मस्ट बी शोन इन द ऑफिशियल डायरी ऑफ द पुलिस। और यहाँ से बहुत सारी चीजें बदलनी शुरू हुई, क्योंकि पहले क्या होता था कि पुलिस अरेस्ट करने ले जाती थी और उसको डायरी में दिखा दी थी। अभी डायरी में दिखा दिया इसका मतलब तुम्हारी किडनैपिंग हो गई है और तुम्हारे साथ पुलिस शायद कुछ भी कर सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि उसको डायरी में दिखाए जाने की आवश्यकता है। सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ। ये आगे आएगा यश, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं। यश ने कहा 24 घंटे में का क्या रूल है वो आगे बताऊंगा बेटा, वो आगे बताऊंगा आपको, अभी टेंशन ना लो, अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ ये टॉपिक, ठीक है? पूर्ण नहीं है, इसमें मेरे पास बेटे कोई उपाय नहीं है। हाँ बिल्कुल शो करना होता है आदित्य, बिल्कुल शो करना होता है। हाँ माय कंसर्न इज प्लीज आल्सो राइट अ स्टेटमेंट ऑफ केस। नहीं लिखूंगा नंदिनी, जो लिखने की जरूरत है उतना ही लिखना है। स्टेटमेंट अगर इस तरीके से लिखने लगा ना तो पता चलेगा तुम लॉयर बन जाओगी नंदिनी, सिविल सर्वेंट बेटे तो नहीं बनोगी। समझो मेरी बात? प्रिवेंटिव डिटेंशन बेटे आगे आगे पढ़ाऊंगा आपको। केसेस के बारे में अगर यहाँ सारा डिस्कस करने लगा ना तो तुम सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बन जाओगी। एक एक केस पे चर्चा होती है और सैकड़ों केसेस के वर्डिक्ट्स आते हैं। हमें उतना नहीं जानना है, हमें जानना है केवल सिविल सर्विसेज पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ केसेस को हमें ऐड कर देना है, दैट्स इट। समझ गए? इतनी बात ध्यान में रखो, उससे ज्यादा हमें थोड़ी जानना है। आप लोग क्या करते हैं कि कई बच्चों के दिमाग में आता है कि नहीं केस को डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? डिटेल में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग किसी ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए दूसरा जो प्रोटेक्शन तुम्हें मिला हुआ है, पहला प्रोटेक्शन तो ये मिला हुआ है यहाँ पर। दूसरा प्रोटेक्शन क्या मिला हुआ है तुम्हें? दूसरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है अ पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड
और detained in custody shall be पंखा बंद produced करो, before ठंडी the लग nearest रहा है। judicial magistrate. An arrested person shall be produced नहीं पता भाई before मेरे को, nearest आज तो बहुत पढ़ने का है। नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब जिसको फैसला देना है कि इस इंसान को अगर 15 दिन के रिमांड पर लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, इस इंसान को छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता है। सो एन अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स। हाँ मजिस्ट्रेट क्यों? विदिन 24 वाह, आवर्स, जरूरी थोड़ी ना है भाई। 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है, हमेशा अरेस्ट तुम देखते होगे कि छुट्टी वाले दिन होता है, ये छुट्टी से जस्ट पहले वाली रात को होता है। तो ये 24 आवर्स कैलकुलेट कैसे होगा? ये 24 आवर्स कैलकुलेट होगा टाइम टेकन फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वन ए टाइम टेकन from the place of arrest to the nearest judicial magistrate पहला shall not be taken into account. Time taken from the place of arrest to the nearest judicial magistrate shall not be taken into account. A, B. Plus intervening holidays, अगर बीच में कोई छुट्टी का दिन पड़ जाता है तो उसको काउंट नहीं करना है। Intervening holidays also shall not be taken into account. ये इतना टाइम shall not be taken into account. अगर बीच में 3 दिन छुट्टी का पड़ गया into account, 3 दिन में तो पुलिस के हाथ अगर तुम चढ़ गए, 72 घंटे में तो पता नहीं क्या कर देगी पुलिस। 72 घंटे के बारे में बताया था पुलिस का 30 डिग्री का फेमस है इंडियन पुलिस का, कि इंसान से वो जो बुलवाना चाहेगी वही बुलवाएगी। पुलिस वाला अगर तुमसे ये बुलवाने पर आ जाए, तुम्हारा जन्म भले हुआ 1997 में, लेकिन पुलिस वाला तुमसे बुलवाना चाहता है कि तुमने जो 1957 में मर्डर हुआ था वो तुमने किया था, तुम बार बार बोलोगे जी सर वो मैं ही था, पिछले जन्म में मैंने मर्डर कर दिया था और इस जन्म में आपने पकड़ा है और ये बहुत महान काम आपने किया है। इंडियन पुलिस का 3rd डिग्री का फेमस, इतना गंदा 3rd डिग्री होता है इंडियन पुलिस का, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। एक आध केसेस मैंने सुने, मतलब अगर किसी चोर से कुछ करवाना होता है तो पता क्या करते हैं, रात को तुम सोए हो, तुम्हारे सेल का लाइट काट देंगे और उसके बाद पॉइजनलेस सांप डाल देंगे तुम्हारे सेल में। पता चलेगा कि तुम सोए हो, तुम्हारी बॉडी हीट से सांप तुम्हारे पास पहुंच गया और उसके बाद लाइट बंद है। अभी तुम्हारी मजाल नहीं है, हिम्मत नहीं है तुम्हारी कि अगले दिन वो तुमसे कुछ पूछे तो उसको बताना दो। इंडियन पुलिस का 3rd डिग्री का फेमस, मैंने सुना हुआ है ऐसा करते हैं लोग, मतलब पॉइजनलेस सांप मंगवाते हैं और फिर तुम्हारे सेल में डाल देंगे और लाइट कटी हुई है, तो कहाँ जाओगे तुम? और उसके बाद पुलिस जब तुमसे पूछेगी कि क्या तुमने ही मर्डर किया है, तो तुम सारे मर्डर पर हाँ ही बोलोगे, ना नहीं बोल सकते हो। इसीलिए तुम्हें स्टेट के माइग्रेंट ऑपरेशन से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंखा बंद कर भाई, ठंडी लग रहा है बोलता हूं तो विदिन 24 आवर्स तुमको नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाना है और रोंगटे खड़े हो गए और लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक ले जाने के लिए टाइम टेकन फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो समय लगेगा जहां से तुमको अरेस्ट किया गया है और नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। नहीं जाऊंगा बीच में मैं। कोई छुट्टी का दिन पड़ता है, इफ एनी इंटरवीनिंग हॉलिडेज इफ किस में जाएंगे? shall not be taken into account। सारे बच्चों को ये वाला प्रोटेक्शन एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। जल्दी बता दीजिए हम लोग के पास तो वो आ गया क्रिस्टल क्लियर है सारे बच्चों को ये वाला। आरसी हमारे कार में चले जाएंगे साले को। जल्दी देखते हैं, बड़े पापा को नहीं करता परेशान, मैं और छोड़ा चले जाएंगे। सारे बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बोले और नहीं पूछ लेना एक बार। हाँ मतलब बोल देंगे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के बाद भी आज के नहीं तो छोटा और बड़े पापा चले जाएंगे। स्ट्रक्चर बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू कर देगा। एक भाई साहब के ऊपर पूछा है और नाम भी किसका रखा हुआ है, पूछा है कि सर वाई पॉइजनलेस, ये तो बेटा उसी पुलिस वाले से पूछा होगा कि पॉइजनलेस सांप क्यों डाल देते हैं सेल में, पॉइजन वाला डालना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। चलिए तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना। तो मैंने तुमसे लास्ट 2 पॉइंट मैंने बोला ही है कि बंदे को जिसको अरेस्ट करोगे उसको नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। समझ ले चारों टाइम लगेगा, यहां से अरेस्ट करके लाए हो लाना भाई, उसको छोड़ करके 24 घंटा काम करना है। और अगर बीच में छुट्टी का दिन पड़ गया तो उसको छोड़ करके 24 घंटा काम करना है। समझ में? अगर बीच में 2 दिन छुट्टी का दिन पड़ गया तो उसको छोड़ के 24 घंटा काम करना है ना। हाँ चलिए गरीब बता दिया आपके क्वेश्चन का आंसर कि आपको जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जिनका काम होता है कि उस बंदे को जो अरेस्ट किया गया है वो ठीक अरेस्ट किया गया है, कितने दिन के लिए उसको डिटेन करके रखा जा सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो तुम्हें अरेस्ट किया गया मान लिया आज, तो अगले 24 घंटे में तुमको नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। तुम्हारे तुमको तुम्हारे अरेस्ट के प्लेस से लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में 2 घंटे का समय लगता है, तो वो 24 घंटे का पार्ट नहीं होगा। मान लिया एक दिन छुट्टी है तो वो एक दिन भी काउंट नहीं होगा उस 24 घंटे। ठीक है, उसमें कीड़ा बैठा था। तीसरा पॉइंट है और खा ले। तीसरा पॉइंट है प्रिया ने कहा सर प्लीज सेंड द क्लास। कहां भेज दूं क्लास बेटे, कहां क्लास भेज दूं? चलिए हाँ पॉइंट ए गरिमा मैंने फिर से बता दिया। ठीक है चलो, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड बियॉन्ड द पीरियड हिज डिटेंशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्कूल लगा ले और एक और खा ले, हो जाएगा। हिज डिटेंशन हैज बीन ऑथराइज्ड। थर्ड पॉइंट, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ, बियॉन्ड द पीरियड कुछ नहीं था। ले हिज डिटेंशन देख के खाना तो भाई। कितने हो तो कैसे घुस गए? has been approved by अच्छे से निकाल लगते हो। has been authorized by judicial magistrate. No person shall be detained beyond the period his detention has been authorized by the judicial magistrate. Judicial magistrate ने तुम्हारा डिटेंशन जितने दिन के लिए ऑथराइज किया है उतने ही दिन के लिए तुम्हें डिटेंशन में रखा जा सकता है। समझ मेरी बात? So these are the 3 protection that has been granted to individual. ये टॉपिक अभी जस्ट मैंने शुरू किया है, कल भी ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, इसलिए टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। अगर कोई डाउट होगा तो डिटेल में आपको फिर से पढ़ाऊंगा। अभी आपको ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, इस बात को याद रखिएगा। अभी इस टॉपिक को हमें वेट पर रखना है। चलिए तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, सेकंड और थर्ड पॉइंट पर तुम्हें बता देता हूँ। मैंने तुमसे कहा कि अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया गया है तो उसको नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर ले जाना है। लेकिन 24 घंटे कैसे कैलकुलेट करोगे? व्हाइल कैलकुलेटिंग 24 आवर्स
इन दो चीजों को तुम अकाउंट में नहीं लोगे। टाइम टेकन फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मान लिया तुमने आज किसी को 6 बजे अरेस्ट किया है, तो तुमको अगले 24 घंटे में उसको नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। लेकिन मान लिया उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाने में 2 घंटे का समय लगना है, तो 24 + 2 हो जाएगा। अगर बीच में एक दिन छुट्टी का आ गया तो 24 घंटा, 24 घंटे अगर बीच में मान लिया 2 दिन छुट्टी का आ गया तो 24 घंटे में तो उसको नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, प्लस 48 घंटा और प्लस 2 घंटा उसको लगना है, वो काउंट नहीं होगा। तो 48 और प्लस 2 घंटा जो उसको ले जाने रहेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास और छुट्टी करेगी, वो काउंट नहीं होगा। ठीक है। और थर्ड ये रहता है दैट अगर किसी भी इंसान को डिटेन किया गया है तो जितने दिन के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसको डिटेन करने के लिए बोला है, मान लिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने डिटेन करने के लिए बोला है उसको 7 दिन के लिए, तो 7 ही दिन के लिए उसको तुम अपने हिरासत में रख सकते हो। अगर मान लिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बोला नहीं इसको 7 दिन तक रखो पुलिस को, तो तुम उसको 7 दिन तक ही डिटेन करके रख सकते हो। अगर 14 दिन का तुमको टाइम दिया है तो 14 दिन के लिए तुम उसको डिटेन करके रखो। नॉर्मली 3 दिन 24 घंटा होता है, 3 दिन होता है, 7 दिन होता है, 14 डेज होता है, 21 डेज होता है, इतने समय के लिए तुम उसको डिटेन करके रख सकते हो। ठीक है। चल नहीं, सारे राइट्स याद नहीं करने हैं आपको यार, सारे राइट्स याद नहीं करने हैं। बिल्कुल मनु सिंह एकदम सही पढ़े। गरिमा सिंह ये कल बताऊंगा बेटा, अरेस्ट और डिटेंशन में फर्क कल बताऊंगा आपको, डिटेल बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अतिशय सब पर अप्लाई होता है। अनुभव को एल्विस भैया की याद आ रही है। एल्विस को आजकल इसका नाम आ रहा है। एल्विस को नहीं, इतने ज्यादा तुम एल्विस के लिए चिंतित हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फ्रीडम फाइटर है। उसके बारे में क्लास में बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, उसकी तो जिंदगी बन गई, यूट्यूब चलाता है वो, तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। ठीक है। नेक्स्ट क्लास तुम्हारी 6:45 पे नहीं है, नेक्स्ट क्लास तुम्हारी 6:45 पे हो गई, नेक्स्ट क्लास तुम्हारी 7:30 पे है, अभी पता चल जाएगा। मैं भी ऐप खोलकर देखता हूं एंड देन वी विल डिस्कस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। हां नेक्स्ट क्लास आपकी मेरे ख्याल से 7 बजे है ना। ये भाई साहब एल्विस भैया यहाँ लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कितना महान इंसान है। चलो कुछ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भाई ये गलत ना हो जाए। एक्चुअली है कि अभी आपको फंडामेंटल राइट्स तक ही हुआ है, तो फंडामेंटल राइट्स तक इतने सारे क्वेश्चन बनते नहीं है अभी तो, और फंडामेंटल राइट्स भी आपको फिनिश नहीं हुआ है। चल नहीं ये आपको नहीं पढ़ाया, ये आगे पढ़ाऊंगा। राइट्स एंड ड्यूटीज ये आपको पढ़ाया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 32 Context of India, which one of the following is the correct relationships between rights and duties? Rights are correlative with duties. Rights are personal and hence independent of society. Rights, not duties, are important for rights. Rights are correlative क्या with आंसर होगा इसका? duties. In the context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? A. जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। A शायद, भाई मैं पढ़ा नहीं। ऐसा 6:45 पे ही आपकी अगली क्लास है। ओके चलिए ये पढ़ाया हुआ है मैंने आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बोल दो भी हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर भी फर्स्ट वन मैंने तुमको बताया था। अगर याद हो राइट्स और ड्यूटी के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, तो राइट्स आर कोरिलेटेड विद ड्यूटीज, मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ को हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ चलते हैं। अगर राइट्स और ड्यूटी नहीं होगी राइट्स का मतलब ही खत्म हो जाएगा। समझ गए बात। तो इसलिए आंसर विल बी ए, फर्स्ट वन विल बी आंसर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 का क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर One of the implications of equality in society is the absence of privilege. One of the implications of equality in society is the absence of Privilege. क्या होगा ये पढ़ाया हुआ है क्लास में। One of the Privilege. implications ये मैंने पढ़ाया था आर्टिकल 14 जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने तुमसे ये चीज डिस्कस की थी। क्या Privilege. आंसर होगा इसका? One of the Privilege. implications of equality in society क्लास में लिटरली समझाया है। What will be the Privilege answer? होगा मेरे हिसाब आंसर से। विल बी ए। ए क्या है? प्रिविलेज। प्रिविलेज किसको बोलते हैं? व्हेन राइट्स आर एंजॉयड बाय फ्यू पीपल, फिर हम उसको क्या बोलते हैं? प्रिविलेज बोलते हैं। व्हेन राइट्स आर Enjoyed by Enjoyed. few people. बाय फ्यू पीपल, Absence उसको of बोलते हैं privilege. Right to वन ऑफ द equality. implications of equality in society आर्टिकल 14 यही तो कहता है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, मतलब कोई कितना भी बड़ा आदमी हो लॉ उसको इक्वली ट्रीट करेगा। तो मैंने तुमसे कहा था कि अगर दो इंसान सेम क्राइम करते हैं सो विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन द लॉ विल ट्रीट देम इक्वली, लॉ उनको बराबरी का ट्रीटमेंट देने का काम करेगा। ये बात मैंने आपको क्लास में बताई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं आईएएस ऑफिसर ऐसा कोई प्रिविलेज एंजॉय नहीं करता है कानून के नजर में। ठीक है, ऐसा कोई प्रिविलेज वो एंजॉय नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर दो। 34 का आंसर, 34 का क्या आंसर होगा? Which one of the following statements is correct? Rights are the claims of state against the citizens. Rights are the privilege which are incorporated in the constitution of a state. Rights are the claims of citizen against the state. Rights are the privilege of a C. Which one of the following statements is correct? Rights are claims of the state against the citizen. Absurd statement है। दूसरा rights are privileges which are incorporated in the constitution of the state. Absurd है। Rights are claims of the citizens against the state. Rights are privileges of a few citizens against many. नहीं ये भी गलत है। तो इसका मतलब there is only one answer. That is rights are claims of the citizens against the state. Yes. तो आंसर विल बी सी। समझ आ रहा है आप? चलिए 6:45 पे आपकी क्लास है, तो क्लास के लिए अभी आपको छोड़ दिया जाए। कुछ बच्चे सांस लेना चाहते हैं सांस ले लीजिए, कल डिटेल में आर्टिकल 22 आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी जस्ट उसको स्टार्ट किया है। ठीक है चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मुलाकात करते हैं कल। मुलाकात करते हैं कल। That's all for today. Thank you everyone. Thank you. हम कल मिलेंगे। कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगली क्लास में मेरी लाइनअप है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस टाइम फॉर थाली, जाइए इफ्तार कर लीजिए
और शिवम का आज बर्थडे है बेटे, हैप्पी बर्थडे बच्चे, हैप्पी बर्थडे। चलिए बेटे आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग आर्टिकल 22 डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, कल मुलाकात करते हैं हम लोग। थैंक यू। तो आज पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस अबाउट आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में आपके दिमाग में जो भी डाउट है सारे डाउट्स को आज पहले मैं क्लियर करूंगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू आर्टिकल 23, 24। कोशिश करेंगे हम लोग कि आज आर्टिकल 22, 23, 24 कर ले और आर्टिकल 25 से आज हम लोग शुरू कर दें। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 22 में अरेस्ट किसको कहते हैं और डिटेंशन किसको कहते हैं। कल मैं आपको नहीं बताया था बिकॉज ऑफ पॉजिटिव ऑफ टाइम, तो मैं हमारे पास कम था, इसलिए कल मैं आपके साथ ये बात डिस्कस नहीं कर पाया था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 22, उसमें अरेस्ट किसको कहते हैं और डिटेंशन किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर। लेक्चर नंबर 26, टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। लेक्चर 26, टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स। ध्यान रखिएगा जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, रैंडमली कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप रैंडमली पढ़ाई करेंगे, कहीं से कोई भी मटेरियल मिल जाए और अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने ये होगा कि कहीं कोई लिंक नहीं बन पाएगा। इसलिए रैंडमली हमें नहीं पढ़ना है, हमें बहुत एग्जाम फोकस्ड होकर पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है और हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। अगर आप रैंडमली पढ़ेंगे सारी चीजों को, तो आपके सामने सबसे बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये होगी कि आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम में एक एक टॉपिक पर लोग पीएचडी करते हैं। अगर आपने जैसे रैंडमली पढ़ाई की, वैसे आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो नेवर एवर स्टडी रैंडमली, study, always try to study in a structured fashion and always try to study those things which are relevant from examination point of view। जो चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से relevant नहीं है उसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। जो चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से relevant है केवल उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे आपके सामने दो सबसे बड़े फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा आपके सामने ये होगा कि कभी भी आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट से दूर नहीं जाएंगे, आप हमेशा टू द पॉइंट बहुत फोकस स्टडी करेंगे, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जरूरी है कि आप कभी भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट से बहुत दूर नहीं जाए, आप हमेशा काम की बातों पर फोकस करें। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 22। बिल्कुल। और इसलिए किसी भी टॉपिक पर सिविल सर्विस एग्जाम में एक टॉपिक पर पीएचडी होती है। जो चीजें मैं यहाँ क्लास में खत्म करता हूँ उस पर पीएचडी होती है। अगर तुम पीएचडी स्कॉलर के बराबर नॉलेज लेने की कोशिश करोगे, यू विल जस्ट गो बैड, एक जिंदगी में कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस सब्जेक्ट, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने आप को बाउंड्री में बांधिए, अपने आप को लिमिट कीजिए। कोचिंग में आने का एक फायदा ये भी होता है कि उससे आपको ये पता चलता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन बातों पर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करते हैं आर्टिकल 20। दोबारा से मैं क्विकली रिकैप्चुलेट करता हूँ। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अरेस्ट किसको कहते हैं, डिटेंशन किसको कहते हैं, और उसके बाद बाकी की चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि आर्टिकल 22 कहता क्या है। सो इट एक्सटेंड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। इट extends protection against arrest and detention, protection against arrest and detention। तेजी से मैं क्विकली कैप्चर कर रहा हूं। against arrest and detention in certain cases, detention in certain cases under certain circumstances, certain circumstances। ये बात कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, certain circumstances। अब यहाँ पर बात आती है कि अरेस्ट किसको कहते हैं और डिटेंशन किसको कहते हैं। पहले ये समझो अरेस्ट से हम क्या समझते हैं और डिटेंशन से क्या समझते हैं। फर्स्ट डिटेंशन। डिटेंशन में एक बात हमेशा याद रखना कि डिटेंशन इज नॉट फॉर्मल अरेस्ट। डिटेंशन में तुम्हारा फॉर्मल अरेस्ट नहीं होता है। डिटेंशन इज बेसिकली डन व्हेन यू आर नॉट फॉर्मली अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। डिटेंशन में अ पर्सन इज बीइंग डिटेन्ड व्हेन ही इज नॉट फॉर्मली अक्यूज्ड। अ पर्सन इज डिटेन्ड, पुलिस पूछताछ करने के लिए उसको डिटेन करती है। अ पर्सन इज डिटेन्ड व्हेन ही इज नॉट फॉर्मली accused of committing a crime, formally accused of committing a crime। आप मेरे से एग्जांपल पूछेंगे कि सर इसका एग्जांपल क्या है, अभी दे रहा हूं। accused of committing a crime, पहले इसको समझो जो मैं लिख रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि डिटेंशन का क्या मतलब होता है। तो डिटेंशन में मैंने आपसे कहा a person is detained when the person is not formally accused of committing a crime and person is kept in police custody on a reasonable suspicion, and the person is kept in police custody, on a reasonable suspicion। अब एक बात बताओ, मैं पढ़ाने लिखाने वाले काम में हूँ, मेरा काम पढ़ाना लिखाना है। अचानक से क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस रैंडमली मुझे पिक कर ले और कहे कि तुम ड्रग्स से बिजनेस करते हो। क्या ऐसा हो सकता है रैंडमली? हाँ हो सकता है।
कि पुलिस मुझे रैंडमली पिक कर दे। मान लिया कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी में कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है मेरे ही फ्लोर पर, तो उस कंडीशन में पुलिस मुझे अपनी कस्टडी में रख सकती है और मेरे से क्वेश्चन कर सकती है। समझो मेरी बात। सो ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कस्टडी आई कैन बी क्वेश्चन और इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कस्टडी, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ custody, the person can be questioned by police authorities, by police। जितने समय में तुम कस्टडी में रहते हो उतने समय में पुलिस अगर चाहे तो तुमसे क्वेश्चन आंसर कर सकती है और पुलिस अगर चाहे तो तुमसे सवाल जवाब कर सकती है। मतलब मुझे डिटेन अगर चाहे तो पुलिस कर सकती है, पुलिस अपने कस्टडी में रख सकती है। लेकिन डिटेंशन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैंने कोई क्राइम ऐसा किया है। रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि ये बंदा शायद क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है, शायद अभी तक पुलिस को पता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल से ले सकते हो कि मान लिया ड्रग्स मेरे पास था या नहीं था, पुलिस को रीजनेबल सस्पिशन इस चीज पर हो सकता है। समझ मेरी बात। जैसे अगर मान लिया किसी एक स्टेट में शराब बंद किया हुआ है और वहां पर अचानक से पुलिस को दिखा कि ये गाड़ी उधर से आ रही है और उस गाड़ी वाले ने शराब की बोतल बगल के खेत में फेंक दिया, तो उस कंडीशन में तुमको डिटेन करके और पुलिस पूछताछ कर सकती है कि क्या शराब की बोतल तुम ही ले जा रहे थे। समझो मेरी बात। मतलब रीजनेबल सस्पिशन एक्सिस्ट करना चाहिए। तुम ड्रग के बिजनेस में हो या नहीं हो ये अभी कुछ नहीं पता है। पुलिस तुमको उठा लेगी, अपने पास ले जाएगी, अपनी कस्टडी में रखने के बाद हो सकता है कि जम के धुलाई करे तुम्हारी और तुमसे ये पता लगाने की कोशिश करे कि तुमने क्राइम किया है या नहीं किया है, या तुम ड्रग के बिजनेस में इन्वॉल्व हो या नहीं हो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिटेंशन। समझ सारे लोग मेरी बात। जैसे ही मैंने आपसे कहा डिटेंशन, सो अ पर्सन इज डिटेन्ड when he is not formally accused of committing a crime। उस इंसान ने अभी क्राइम किया नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन अरेस्ट के केस में क्या होता है? अरेस्ट के केस में होता है when the person is accused of committing a crime। अरेस्ट किसको बोलेंगे? अरेस्ट के केस में पर्सन is said to have committed a crime, to have committed a crime। पहली चीज यहां पर क्या है? डिटेंशन के केस में a person is detained when he is not formally accused of committing a crime, but the person is arrested when the person is charged for a crime, when the person is charged for a crime। basically यहां पर person is charged for a crime। तो डिटेंशन के केस में ये मिनी अरेस्ट की तरह से होता है। डिटेंशन को तुम मिनी अरेस्ट की तरह से बोल सकते हो। मिनी अरेस्ट मतलब तुम फॉर्मली अरेस्ट नहीं किए गए हो, तुमको केवल पुलिस कस्टडी में रखा गया है। यू हैव नॉट बीन फॉर्मली अरेस्टेड। इट इज अ सॉर्ट ऑफ मिनी अरेस्ट कि जहां पर तुमसे क्वेश्चन किया जाएगा, तुमसे पूछताछ किया जाएगा, बिकॉज रीजनेबल सस्पिशन एक्सिस्ट अगेंस्ट यू। ये माना जाता है कि रीजनेबल सस्पिशन है कि भाई तुमने क्राइम किया है। समझ मेरी बात। इसलिए मैंने तुमसे यहां पर कहा कि व्हेन अ पर्सन इज डिटेन्ड, so person is not formally accused of committing a crime, the person is kept in police custody for reasonable suspicion। और उस पीरियड में तुमसे पुलिस क्वेश्चन करेगी, तुमसे अथॉरिटीज क्वेश्चन करेंगी कि तुमने वो पर्टिकुलर क्राइम किया है या नहीं किया है। लेकिन यहां पर क्या है? the person is charged for a crime, the person is charged, said नहीं, the person is charged to have committed a crime, to have committed a crime। और उस कंडीशन में मतलब जो अरेस्ट होता है, अब अरेस्ट होने के बाद विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स यू नीड टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तुमको नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाना है और नजदीकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फिर ये सर्टिफाइड करेंगे कि फर्दर तुमको पुलिस कस्टडी में ले सकती है नहीं ले सकती है। समझ मेरी बात। तो यहाँ पर कैसा है कि जब डिटेंशन की बात कर रहा हूँ तो डिटेंशन में बेसिकली रीजनेबल सस्पिशन इनिशियल लेवल पर एक्सिस्ट कर रहा है। सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी बता दो। हाँ, रीजनेबल सस्पिशन का मतलब होता है शक करना। ऊपर किसी एक बच्चे ने पूछा रीजनेबल सस्पिशन किसको कहते हैं, वो भी बताऊंगा। अभी रुक जाओ, नो ट्रायल फॉर 3 मंथ वो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, उसके बारे में बताऊंगा। अभी जितना पढ़ा रहा हूं उसी पर ध्यान दो। समझो मेरी बात। बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो समझ आया कि नहीं आया? बाकी तुम लोग क्या करते हो, आगे की चीजें पूछने लगते हो। अभी थोड़ी देर में तो बताऊंगा प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 महीने तक तो बात भी नहीं होती है। 3 महीने तक तुम्हें जेल में रखा जाता है, ठीक है, और 3 महीने में जमकर धुलाई होती है। वो भी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अभी कैसे बता दूं प्रिवेंटिव डिटेंशन? अभी बेटा केवल इतना बता दो तुम कि आपको अरेस्ट और डिटेंशन में जो मैंने आपको फर्क बताया है, क्या ये फर्क आपको क्लियर हो गया? अगर ये फर्क आपको क्लियर हो गया तो इसका मतलब है न्यायाधीश, साक्षी जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब न्यायाधीश। चलिए, अगर ये फर्क आपको क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो तो मैं बताऊंगा ही ना, उसमें क्यों परेशान होने की जरूरत है? मुझे ये बताओ कि ये समझ आया कि नहीं आया? अरेस्ट और डिटेंशन, स्टार्ट पोल, ए समझ में आ गया, बी नहीं समझ में आया? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल जल्दी बताइए। जल्दी। क्लियर हो गया? अरे भाई साहब सब समझा दिया भाभी, फिर भी काहे लिख रहे हो? सब समझा दिया बेटा, अभी इतना ही जानना है। जो एक्स्ट्रा जानना होगा ये आगे पढ़ाऊंगा मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? समझ लो मेरी बात। तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इतना ही फिलहाल, आगे प्रिवेंटिव डिटेंशन बताऊंगा तो उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। क्यों टेंशन ले रहे हो अननेसेसरली? चलिए भाई, मेरे ये 3.62% वाले कौन लोग हो यार? जो पढ़ाते समय यार प्लीज ध्यान दिया करो। जो पढ़ा रहा होता हूँ उस समय तो बातें करते रहते हो और फिर पता चलता है कहीं भी भटक दबा देते हो तुम लोग ए पर बी पर। मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे सिंपली कहा डिटेंशन के केस में रीजनेबल सस्पिशन एक्सिस्ट करता है। शक तुम्हारे ऊपर है कि तुमने ये गलत काम किया है। समझ मेरी बात। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी एक इंसान को पुलिस ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में पकड़ा, पुलिस ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में इस आरोप पर उस इंसान को कस्टडी में लिया है कि वो वहां ड्रग बेच रहा था। ड्रग बेचते हुए बंदा पकड़ा गया, उसके बारे में वही खड़ा था, पुलिस ने उसको उठा लिया। रीजनेबल सस्पिशन एक्सिस्ट कर रहा है कि वो अच्छा ड्रग बेच रहा था। अब क्या है? पुलिस ने कस्टडी में रख करके उससे पूछताछ की, पुलिस को लगा कि नहीं ये बंदा गलत नहीं है, तो पुलिस ने उसको छोड़ दिया, पुलिस ने उसको जाने दिया। अगर पुलिस को लगा कि नहीं ये बंदा गलत है तो इसका मतलब और आपके लिए आपके अगेंस्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले हैं, तो उस कंडीशन में यू विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। समझ मेरी बात। इतना ही है यार। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कल मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 22 इट डज नॉट कन्फर फंडामेंटल राइट, इट डज नॉट कन्फर फंडामेंटल राइट अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन, अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। चलो अब हमारे सामने एक सवाल खड़ा आता है। कल मैंने आपको जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बेसिकली 3 प्रोटेक्शन के बारे में बताया था।
मैंने आपको कौन से प्रोटेक्शन के बारे में बताया था? तो मैंने आपको पहले प्रोटेक्शन के बारे में बताया था, प्रोटेक्शन नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स। पहला प्रोटेक्शन मैंने बताया था, that no person who is arrested shall be detained in custody without informing him the ground of his arrest. No person who is, जो प्रोटेक्शन हमें मिले हुए हैं, वो प्रोटेक्शन कौन से मिले हुए हैं? तो पहला प्रोटेक्शन हमें मिला हुआ है, no person who is arrested, person who is arrested shall be, और इसको इस तरीके से देखो, a person who has been arrested shall be informed, a person who has been arrested shall be informed, who has been arrested shall be informed about the ground, informed about the ground of his arrest, पहला, shall be informed about the ground of his arrest। उसको क्यों अरेस्ट किया गया है? पहला, जिस इंसान को तुमने अरेस्ट किया है उस इंसान को तुम्हें पहले ये बताना होगा कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है। एंड देन द पर्सन शैल बी अलाउड टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। उस इंसान को, द पर्सन शैल बी अलाउड टू कंसल्ट, shall be allowed to consult legal practitioner, मतलब lawyer, consult legal practitioner of his choice, legal practitioner of his choice। पहला पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? तो इसमें मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 1994 में, सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 1994 में कहा था that an arrested person can consult, an arrested person can consult his friends, family members, or even a third person of his choice, friends, family, or a third person, जिसको भी वो चाहता है बताना, third person of his choice। पहला। दूसरा, arrest of a person must be shown in the official diary, arrest to be shown in the official diary of the police, shown in the official diary। ये मैंने आपको बताया था कि आमिर खान की मूवी आई थी फरोश, जिसमें आमिर खान ये कहता है कि इंसान को कि नेताजी को अरेस्ट करके और अरेस्ट दिखाना मत ऑफिशियल डायरी में, मतलब बेसिकली नेताजी को किडनैप कर लिया गया है और उनके अरेस्ट को तुम ऑफिशियल डायरी में, यहाँ पे ये बात मैंने आपको बता दी थी। ये पहला प्रोटेक्शन तुम्हें मिला हुआ है कि अरेस्ट के केस में तुम अगर चाहो तो तुम किसी भी लॉयर को कंसल्ट कर सकते हो ऑफ योर चॉइस। जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा था कि तुम अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव को इन्फॉर्म कर सकते हो अबाउट योर अरेस्ट। और दूसरा मैंने आपसे कहा कि तुम्हारा अरेस्ट मस्ट बी शोन इन द ऑफिशियल डायरी ऑफ द पुलिस। सेकंड पॉइंट, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जिसको भी अरेस्ट किया गया है, सेकंड जो प्रोटेक्शन तुम्हें मिला है वो कौन सा प्रोटेक्शन मिला है? एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड, person who is arrested shall be presented before the nearest, presented, दोबारा से इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि वही नहीं एस्टैब्लिश हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें बच्चों के सामने नॉर्मली कंफ्यूजन रहता है। मुझे पता है कि वहाँ पे आप ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बेटा प्रैक्टिशनर मतलब होता है लॉयर, समझ में? लीगल प्रैक्टिशनर मतलब जो बंदा लॉ प्रैक्टिस करता है, मतलब जो लॉयर है उसको बोलते हैं लीगल प्रैक्टिशनर। समझ में? बात जानबूझ करके ये टॉपिक आज आपको एक्चुअली डिटेल में करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो बुक पढ़ते हुए बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो मैंने आपसे कहा कि एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, shall be presented before the nearest judicial magistrate within 24 hours, within 24 hours। और मैंने तुम्हें ये बताया था कि 24 hours कैलकुलेट कैसे करोगे। तो 24 hours कैलकुलेट करने में मैंने तुम्हें बताया था कि बीच में छुट्टी का दिन पड़ता है। मान लिया कि होली संडे को है और उसके बाद वाले दिन भी ऑफिशियल छुट्टी है। समझ गए मेरी बात? होली के दिन है, इस वीक में संडे को होली है और उसके बाद वाले दिन भी छुट्टी है। अपनी भी छुट्टी है पीरियड में, अपना यहाँ पे प्रारंभ छुट्टी है कि नहीं, लेकिन ऑफिशियल छुट्टी है। मान लिया कि संडे और मंडे दोनों दिन छुट्टी है और सैटरडे को पहले से छुट्टी रहती है, तो तुम्हारा अरेस्ट कब किया जाएगा? तुम्हारा अरेस्ट किया जाएगा फ्राइडे नाइट को। फ्राइडे नाइट को तुम्हारा अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि पुलिस को ये पता है कि अगले 3 दिन छुट्टी है और जो 24 घंटा कैलकुलेट होगा उसमें ये 3 दिन छुट्टी का नहीं कैलकुलेट होगा। और दूसरा तुमको जहां से अरेस्ट किया गया है वहां से लेकर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक ले जाने में वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 72 घंटे में पुलिस तुमसे जो चाहेगी वो बेसिकली बुला सकती है। तो इसलिए तो ये प्रोटेक्शन लगा हुआ है कि जब तुमको अरेस्ट किया जाए तो तुम्हारा जो अरेस्ट है यू नीड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। और तीसरा, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड फॉर व्हिच डिटेंशन हैज बीन ऑथराइज्ड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नो पर्सन, थर्ड, शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी beyond the period his detention has been authorized, beyond the period his detention has been authorized by the judicial magistrate, authorized by judicial magistrate। समझ गए बात? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मैंने तुमसे यहाँ क्या कहा? मैंने तुमसे कहा कि नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी। कभी तुमने ये सुना होगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि वो 7 दिन की कस्टडी में ले लो। 7 दिन की कस्टडी में लेने का क्या मतलब है? 7 ही दिन, 7 दिन के बियॉन्ड उसको कस्टडी में नहीं रख सकते हो। समझ गए बात? जो तुम हमेशा सुनते हो ना कि उसको 7 दिन की कस्टडी में लिया जाए, उसको 14 दिन की कस्टडी में लिया जाए, इनको 3 दिनों के 72 घंटे की कस्टडी में लिया जाए। क्या मतलब होता है इसका? इसका ये मतलब होता है कि 3 दिन का मतलब 3 दिन, 4 दिन नहीं।
7 दिन का मतलब 7 दिन, 8 दिन नहीं, और 14 दिन का मतलब 14 दिन, मतलब अपनी मर्जी से पुलिस अगर चाहे भी तो उस बंदे को एक भी दिन एक भी घंटे नहीं रख सकती है। 7 दिन में आ गया है तो 7 दिन खत्म होते ही उस बंदे को रिलीज कर देना है। समझ रहे हो बात? तो इसलिए मैंने तुमसे यहाँ कहा कि नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड हिज डिटेंशन हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तुम्हारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जितने दिन के लिए उस बंदे का डिटेंशन बोला कि 7 दिन में आप पता लगाइए कि 7 दिन में किया है या नहीं किया है, यही 7 दिन कहां पे चुरा के एविडेंस रखा हुआ है, तो 7 दिन का मतलब 7 दिन, उससे ज्यादा तो उस बंदे को नहीं रख सकते हो कस्टडी में। इस बात को ध्यान रखना। सो दीस आर द 3 प्रोटेक्शंस दैट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में ये 3 प्रोटेक्शन देता है। पहला प्रोटेक्शन क्या देता है इसको इस तरीके से समझो। पहला प्रोटेक्शन तो देता है कि अरेस्ट के केस में तुम चाहो तो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकते हो। जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को, रिलेटिव को कंसल्ट करके अपने अरेस्ट के बारे में बता सकते हो। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर इंसान का अरेस्ट उसको ऑफिशियल डायरी में पुलिस को मेंटेन करना है। सेकंड प्रोटेक्शन मैंने कहा, सेकंड प्रोटेक्शन मैंने कहा एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स। लेकिन 24 घंटे कैलकुलेट करना है। अगर बीच में छुट्टी पड़ जाए, जैसे मैंने इस बार की होली का एग्जांपल दिया कि संडे को होली है, सैटरडे को छुट्टी है, संडे को छुट्टी है, मंडे को छुट्टी है, तो अरेस्ट जो होता है नॉर्मली होता है, अरेस्ट होता है फ्राइडे नाइट को। अब अगर 3 दिन छुट्टी है तो 24 घंटे में ये 3 दिन कैलकुलेट नहीं होगा। समझ गए बात? ये छुट्टी वाली 24 घंटे में नहीं आएगा, मतलब ये 3 दिन और प्लस 24 घंटा, मतलब उस इंसान की क्या हालत हो जाएगी जिसको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। और फिर मैंने तुमसे कहा कि नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड हिज डिटेंशन हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जितने दिन के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जितने पीरियड के लिए तुमको डिटेन करने का राइट दिया है, पुलिस को उतने ही दिन के लिए तुम्हें डिटेन किया जा सकता है। 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, तो न्यूज़ पेपर में इसके बारे में सुनते होंगे। सो दीस आर द 3 प्रोटेक्शंस दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू अंडर आर्टिकल 22। डिटेंशन भी 2 तरह का होता है। डिटेंशन कौन सा 2 तरह का होता है? यहाँ पे ये तीनों चीजें सारे बच्चों को समझ आ गई। जल्दी बता दो मेरे को, सारे बच्चों को ये तीनों बातें अच्छे ढंग से समझ आ गई। अपने ग्रुप पर कुछ और ही डिस्कशन हो रहा है। यहाँ को ये बोल रहा है कि भाई कितने बुक्स हैं, वो ये कह रहा है कि उसकी मौसी भी टीचर है, मतलब 100 तरह की चीजें यहाँ पर डिस्कशन चला रहा है। लेकिन बाकी बच्चे सारी बातें कर रहे हैं, केवल वो आर्टिकल 22 से उनका कोई इंटरेस्ट होगा, रिश्ता नहीं है, बाकी उनसे वर्ल्ड की सारी बातें करवा लो। वो कह रहा है कि किताब कितना मिला है, वो कह रहा है मेरी मौसी टीचर है, वो कह रहा है मैंने बाइक खरीदी है। भाई यहाँ फोकस करो यार, ठीक है। और जय पटेल क्या कर रहे थे कि बार-बार तुम्हारे लिए रिपीट करूं, बार-बार बेटा तुम्हारे लिए रिपीट करूंगा तो कोर्स चला जाएगा 3 साल। ऐसे नहीं होता है। इस चीज को तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, चौथी बार पढ़ा रहा हूँ, क्या मतलब बनाया हुआ है तुमने जाए बेटा, तीसरी चौथी बार तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मतलब तुम्हें लगा कि ये सही है टीचर के लिए और बच्चे के लिए, ये जस्टिफाइड नहीं है। एक चीज मैंने आपको 4 बार पढ़ाया और दोबारा तुम कह रहे हो कि प्लीज रीड आपको क्या चल रहा है यहाँ। चलिए, जिसमें तीसरा पॉइंट बेटा ये है कि तुमको जितने दिन के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि जय पटेल को, इसको देखो जुडिशियल जय पटेल ने पूछा है कि क्या कर दीजिए। और सुनो, जय पटेल पकड़ा गया किसी क्राइम में, उसको जय पटेल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। उस बंदे को पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के बाद पहले तो जय पटेल की जबरदस्त पिटाई की पुलिस ने, और पिटाई करने के बाद उसको पकड़ा था फ्राइडे को, और उसके बाद सैटरडे, संडे और मंडे को छुट्टी थी। तो इसका मतलब है कि जय पटेल को 72 घंटे एक्स्ट्रा पुलिस रखेगी और 24 घंटा तो मिलता ही है। तो इसका मतलब जय पटेल को 24 घंटा और 96 आवर्स पुलिस ने रखा और ढंग से धुलाई की जय पटेल की। और उसके बाद जय पटेल को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया। जब जय पटेल को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जय पटेल को देखने के बाद ही कहा, चेहरा देखने के बाद कि बेटा तुम्हारा चेहरा देखने के बाद तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, और कहा इसको 7 दिन और रखो अपने पास और पता करो कि क्या क्राइम इसने किया है। तो एक तो होली से पहले वाला दिन पकड़ा था जय पटेल को, तो एक तो 24 घंटा मिला ही है पुलिस को, प्लस होली के 3 दिन की छुट्टी, 3 दिन और प्लस 24 घंटा, 4 दिन पहले से था। और फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि 7 दिन और रखो जय पटेल को। तो इसका मतलब है कि अब जय पटेल को इस 7 डेज की कस्टडी के बाद जो 7 दिन तक रखेगी पुलिस अपने साथ, उसके अलावा नहीं रख सकती है। 7 दिन के बाद जय पटेल को छोड़ देना है पुलिस ने। जय पटेल तो तुम्हें समझ आया होगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब तो तुम नहीं पढ़ा पाओगे इस सेट को। चलिए, हाँ होली बर्बाद हो गई, बिल्कुल सही कह रहे हो, होली गई जय पटेल की। चलिए चलिए, डिटेंशन आर ऑफ 2 टाइप्स, डिटेंशन आर ऑफ 2 टाइप्स, आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला प्यूरिटिव डिटेंशन और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। ध्यान से सुना, पहला प्यूरिटिव डिटेंशन, दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन, प्यूरिटिव डिटेंशन, डिटेंशन आफ्टर a proper trial, डिटेंशन आफ्टर प्रॉपर ट्रायल, मतलब तुम्हारा पूरा ट्रायल चला है और ट्रायल के बाद केस चला है पूरा, और उसके बाद कहा गया कि भाई को 6 महीने की जेल होती है, या इनको 1 साल की जेल होती है, या इनको 2 साल की जेल होती है। तुमको जो डिटेन किया गया है वो प्रॉपर ट्रायल के बाद किया गया है, पूरा केस चला है, ट्रायल का पूरा केस चला है, और उसके बाद तुमको डिटेन किया गया है कि भाई इनको 6 महीने के लिए, मान लिया 6 मंथ्स के लिए इनको डिटेन किया जाए। इसको बोलते हैं प्यूरिटी डिटेंशन। प्रॉपर ट्रायल के बाद तुमको डिटेन किया गया है, सब कुछ हुआ, तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस मिला, लोगों ने तुम्हारे अगेंस्ट गवाही दी, और गवाही देने के बाद ये माना कोर्ट ऑफ लॉ में माना गया कि इस बंदे ने गलत किया है और इसको डिटेन कर लिया जाए। समझ गए मेरी बात? सो डिटेंशन आफ्टर प्रॉपर ट्रायल इज कॉल्ड प्यूरिटी डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन किसको कहते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं कि अगर तुमने प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है बेसिकली कि तुमको अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो तुम ऐसा कोई क्राइम करने वाले हो फ्यूचर में कि जिससे समाज को बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझ गए? तो जैसा नाम सजेस्ट करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचपन में तुमने पढ़ा था, बचपन में तुमने पढ़ा सावधानी हटी तो घटना घटी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि पहले से प्रिवेंशन ले लो तो क्योर की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। और पहले से ही अगर तुमने प्रिवेंशन ले लिया तो मास्क लगा के कोरोना के पीरियड में सब जगह चल रहे हो तो तुम्हें कोरोना होगा ही नहीं। कोरोना तो कब होता है? जब तुम मास्क लगा के नहीं चलते हो। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसी तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन किसको बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं कि बिना ट्रायल के, बिना किसी केस के तुमको इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे पुलिस के। जैसे तुमने कभी सुना है कि इस जगह पर पुलिस ने एक बंदे को अरेस्ट कर लिया और पुलिस ने उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अरेस्ट कर लिया है। मतलब इसका मतलब है कि तुम्हें अरेस्ट इसलिए किया गया, तुम्हारे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई आरोप नहीं है, तुमको बेसिकली इसलिए अरेस्ट किया गया है कि तुम्हें अगर अरेस्ट न किया जाए तो तुम ऐसा कुछ बुरा करने वाले हो जिससे समाज को नुकसान पहुंचाएगा। समझ गए? इसलिए तुमको डिटेन कर लिया गया है। अब मान लेते हैं कि कोई भी बंदा उठा लो और उस बंदे को पुलिस ने, कोई बंदा उठा लिया तुमने जिस पर पुलिस को ये आरोप है कि ये बंदा अगर इसको अरेस्ट ना किया जाए तो ये समाज के लिए खतरा बन सकता है फ्यूचर में। तुमने इसको अरेस्ट कर लिया और उस कंडीशन में नहीं हॉलीडे काम नहीं होता है, धीरज याद दो, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया राकेश को। राकेश को पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया? पुलिस ने इसलिए अरेस्ट किया
कि अगर पुलिस राकेश को अरेस्ट नहीं करेगी तो फ्यूचर में राकेश कुछ ऐसा बुरा काम कर देगा जिससे पूरे समाज को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए फ्यूचर में राकेश कोई बुरा काम ना करे, इसीलिए राकेश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस बात को याद रखिएगा। इट मींस डिटेंशन विदाउट ट्रायल। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब इट मींस डिटेंशन विदाउट ट्रायल, detention without trial. If the person will not be arrested, if the person is not arrested, then he may commit a crime. Is not arrested, then he may commit a crime that will affect entire society. समझ मेरी बात। इट मींस डिटेंशन विदाउट ट्रायल। कोई केस नहीं चला, सिंपली तुमको इसलिए डिटेन करके रखा गया है कि अगर तुमको डिटेन नहीं किया गया तो समाज के लिए तुम कुछ बुरा कर दोगे। समझ मेरी बात। समाज के लिए तुम कुछ बुरा कर दोगे और जो पूरे के पूरे समाज को के लिए नुकसान का कारण बन सकता है, तो तुमको वो क्राइम करने से प्रिवेंट करने के लिए यू हैव बीन डिटेन्ड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है। पंकज हैप्पी बर्थडे बेटे, हैप्पी बर्थडे। ठीक है। ईशा करिए कि पुलिस को कैसे पता चलेगा? बेटे पुलिस अंदाजे पर तुमको डिटेन करेगी। ठीक है। पुलिस को पता नहीं है, किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। सिंपली इसलिए तुम्हें डिटेन किया गया है कि अगर तुम्हें डिटेन फिलहाल नहीं किया गया तो तुम फ्यूचर में ऐसा कोई बड़ा क्राइम कर सकते हो जो पूरे के पूरे समाज को अफेक्ट कर सकता है। इस बात को याद रखना। सो द प्रिवेंटिव डिटेंशन हैज बीन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 22 itself. The preventive detention has been provided under article 22 itself. Article 22 में preventive detention के बारे में बात हुई है। Preventive detention को हम sunset legislation कहते हैं। Preventive detention को हम sunset legislation क्यों बोलते हैं? It is also called as sunset legislation. Sunset legislation का क्या मतलब होता है? तो sunset legislation का मतलब होता है simple. The legislation will automatically go out of the course beyond a stipulated time period. The legislation ये जो कानून है will automatically will go out of the course beyond a stipulated time period. समझ मेरी बात। beyond a stipulated time period, ये पूरी कहानी। So it is preventive detention. It is also called as sunset legislation. So the legislation will automatically go out of the course beyond a stipulated time period. मान लिया कोई कानून बना है preventive detention law, बना है जो 2 साल के लिए वैलिड रहेगा, 2 साल बाद खुद ही खत्म हो जाएगा। समझ मेरी बात। It means the legislation will go out of the course beyond a stipulated time period. And preventive detention can be made only on the basis of a valid law made by parliament. It is called as sunset legislation. इसमें arrested person को कुछ rights मिले हुए हैं जिनको preventive detention में arrest किया जाता है। So what are the rights of a person arrested under preventive detention? उसके पास 2 राइट्स मिले हुए हैं जिसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे। पहले ये समझ लो preventive detention में क्या है? It means detention without trial। मतलब कोई केस नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे ऊपर शक है कि, और ये शक पुलिस को कैसे पता चलेगा? ऐसे शक है, शक के बारे में कुछ चीज़ को श्योरिटी थोड़ी होती है। तुम्हारी गतिविधियों से लग रहा है कि तुम कुछ खतरनाक करने वाले हो, और अगर तुम्हें अभी नहीं पकड़ा गया तो तुम फ्यूचर में ऐसा कुछ करने वाले हो जो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करेगा। अभी ऊपर बच्चे कहा कि पुलिस को कैसे पता चला? चल गया पुलिस को तुम्हारी गतिविधियों को देखकर ऐसा लगा कि तुम बुरा करने वाले हो। समझ रहे हो बात? इसका कोई रूल तो है नहीं, सिंपल सी बात। पुलिस ने तुम्हें देखा, तुमने पुलिस की आंखों में देखा, पुलिस ने तुम्हारी आंखों में देखा, और पुलिस ने तुमसे पूछा कि मेरी आंखों में कुछ दिख रहा है क्या? तुमने कहा नहीं सर कुछ नहीं दिख रहा है, इसको उठा के अंदर करो प्रिवेंटिव डिटेंशन में। ऐसे तो होगा नहीं। तो ऑब्वियस बात है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में तुमको अरेस्ट करेगी पुलिस को कुछ लगा होगा ना। क्या लगा होगा ये पुलिस ही बता सकती है। पुलिस को कुछ लगा होगा तुम्हारी आंखों में और पुलिस ने तुमको पकड़ करके और अंदर डाल दिया। और उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में सिंपल सी बात है, तुमको इसलिए पकड़ा गया है कि तुम फ्यूचर में कोई क्राइम करने वाले हो, खतरनाक बड़ा, जो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करेगा। और इसीलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, और इसको सनसेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। सनसेट लेजिस्लेशन बोलते हैं क्योंकि ये लेजिस्लेशन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाएगा। मान लो 2 साल का ये कानून बना है तो 2 साल के बाद ये कानून ऑटोमेटिकली इट विल गो आउट ऑफ द कोर्स। अच्छा एक और बात है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन पर। समझ गए बात? पार्लियामेंट को एम्पावर करता है आर्टिकल 22 कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन पर कानून बना सकती है। इट विल ऑटोमेटिकली गो आउट ऑफ द कोर्स। और यहां पर समझना, यहां पर जो डिटेंशन हो रहा है वो रहा है आपके प्रॉपर ट्रायल। समझे? तुम्हें डिटेन किया गया है, पूरा केस चला है, और केस चलने के बाद तुम्हें डिटेन किया गया है, प्रॉपर ट्रायल हुआ है, जज बैठे थे, लॉयर थे, पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, एविडेंस तुम्हारे अगेंस्ट में था, और फिर तुमको उठा करके और जेल में डाला गया है। यहां पर तुमने अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद कि तुम फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हो या बहुत कुछ करने वाले हो, तो पुलिस ने तुम्हें उठा करके अंदर कर दिया। सिंपल सी बात है। चलिए मोनू ने कहा यू कैन हार्म अ जेंटलमैन। अब ये कर सकता है नहीं कर सकता है बेटा मोनू, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं बेटा, अब तो सारे बच्चों को समझ आ ही गया होगा। इतनी कोशिश मैंने की है, अब बता दो पूर्ण करवा रहा हूँ। ए समझ में आ गया, बी नहीं समझ में आया, और सी और डी मेरे से बात नहीं करो। सी और डी का मतलब कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। चलिए चलिए यस हर्ष कुमार बिल्कुल। यू हैव बीन अरेस्टेड, प्रॉपर ट्रायल हुआ तुम्हारा, एंड नाउ यू हैव बीन डिटेन्ड। चलिए
सनसेट लेजिस्लेशन का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, वहां पे पूछ रहा है सनसेट क्या मतलब लिखा है कि 2 साल के कानून बनाए तो 2 साल के बाद कानून खत्म हो जाएगा, उसको सनसेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। सनसेट जैसे सनसेट होता है, सूरज डूबता है, उसी तरीके से ये कानून भी डूब जाएगा। कानून डूब जाएगा मतलब कानून खत्म हो जाएगा, इट विल ऑटोमेटिकली गो आउट ऑफ द कोर्स बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए चलिए, अच्छी बात है, समझ आ गया। सनसेट लेजिस्लेशन समझ गया ना। लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन तो कुछ बनाई नहीं मैंने, प्रिवेंटिव डिटेंशन में इट विल ऑटोमेटिकली गो आउट ऑफ द कोर्स बियॉन्ड स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये कानून 2 साल के लिए वैलिड है तो 2 साल के बाद खत्म हो जाएगा ये कानून, जैसे 2 साल का पीरियड खत्म हो गया कानून खत्म हो जाएगा। चलिए, हर्ष बार बार पूछ रहा है यूपीएससी कैसे निकाले। बेटा यूपीएससी निकालने के लिए पहले तो दिमाग कंसंट्रेट करो, समझ गए, और डेली ईमानदारी से जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, तो यूपीएससी लिखेगा। ये नहीं कि पूरी दुनिया में घूम रहे हो, टहल रहे हो, किताबें ढूंढ रहे हो और हर किताब को पेज पढ़ने के बाद सो जा रहे हो। डेली जो पढ़ाया जा रहा है वो कंसिस्टेंटली पढ़ो, समझ गए। पार्लियामेंट डिसाइड करती है, अभिषेक अभिषेक ने पूछा टाइम पीरियड कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। चलिए, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में भी जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है उसको कुछ राइट्स मिले हुए हैं। सो व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ? राइट्स ऑफ अ पर्सन, राइट्स ऑफ अ पर्सन arrested under preventive detention law, under preventive detention law। पहला राइट होगा जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ा गया है। राइट 1, that if detention of a person is to go beyond a period of 3 months, if he is to be detained beyond 3 months period, if he is to be detained beyond 3 months period, beyond 3 months period, then it is to be approved. It is to be approved by an advisory board, by an advisory board consisting of, इस advisory board में 3 members होंगे, consisting of 3 members. Chairman of the advisory board is to be the sitting judge of High Court concerned, sitting judge of High Court, और बाकी के 2 member High Court, other 2 members are sitting or retired judges of High Court, sitting और retired हो सकते हैं, लेकिन जो chairman होंगे वो sitting judge of High Court ही होंगे, sitting और retired judge of High Court। समझ गए बात? तो जो पहला राइट मिला हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट के केस में कि अगर किसी बंदे को 3 महीने से ज्यादा अरेस्ट और डिटेन किया जाना है तो एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेना होगा, जिसमें 3 मेंबर होते हैं। पहला चेयरमैन जो सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न होंगे, ध्यान रखना ये जो हाई कोर्ट का मामला है उसी हाई कोर्ट के जज होंगे, और दूसरा सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न होंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा तो पहला ये कि किसी भी बंदे को 3 महीने से ज्यादा अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में भी डिटेन करने की आवश्यकता पड़ रही है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर में अगर किसी बंदे को अरेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है तो उस कंडीशन में जो एडवाइजरी बोर्ड उसके बारे में बताएगा, एडवाइजरी बोर्ड उस पर फैसला लेगा। और दूसरा, द अरेस्टेड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड about the ground of his detained person shall be informed about the ground of his arrest. Detained person shall be informed about the ground of his arrest, about the ground of his arrest as soon as possible. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बताने की आवश्यकता है, समझ गए? So detained person shall be informed about the ground of his arrest as soon as possible। सारे बच्चों को ये सारा पॉइंट क्लियर है, जल्दी बताओ। मतलब जिसको डिटेन किया गया है उसको बताया जाएगा कि उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है, समझ गए? ऑफ अरेस्ट as soon as possible और within reasonable time period, और यहाँ बैठे लिख सकते हो within reasonable time period। जिसको अरेस्ट किया गया है उस बंदे को, वो बंदा 3 महीने within reasonable time period उसको तुम बताओगे कि उस बंदे को अरेस्ट क्यों किया गया है, the ground of his arrest। So these are the protections available to a person who has been detained under preventive detention law। जिसको preventive detention law के अंदर में अरेस्ट किया गया है उसको ये 2 ग्राउंड मिले हुए हैं। पहला, जल्दी से जल्दी। अब जल्दी से जल्दी क्या है किसी को नहीं पता। अब तुम मेरे से पूछोगे सर जल्दी से जल्दी का क्या मतलब है, as far as possible और within reasonable time period, मुझे नहीं पता। ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ये किसी को नहीं पता कि within reasonable time period क्या होता है। reasonable time period 72 घंटा होता है, 720 घंटा होता है, कितना समय होता है reasonable time period, ये लिटरली किसी को नहीं पता। या 1000 घंटा होता है reasonable time period। जिसको भी तुमने डिटेन किया है उसको तुम बताओगे कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है within reasonable time period। सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर है, जल्दी बताएं। सिटिंग जज का मतलब जो अभी जज है, हर्ष ने पूछा सिटिंग जज। बेटे हर्ष, सिटिंग जज का मतलब होता है मेरी जान जो अभी जज है। रिटायर्ड जज का मतलब होता है जो बंदा रिटायर हो गया, जो बंदा थक हारने के बाद रिटायर्ड हो गया उसको बोलते हैं रिटायर्ड, मतलब टायर्ड। तुम्हारी उम्र के बाद तुम रिटायर हो गए, जैसे आपने बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा सरकारी नौकरी में होंगे तो एक्चुअली वो रिटायर तो करेंगे एक दिन, वही रिटायर जज होता है। और सिटिंग जज का मतलब जो भी जज है उसको सिटिंग जज बोलते हैं, सिंपल सी बात। और यश ने पूछा है चेयरमैन और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें मैं क्या बता दूं तुमको कि एक जज चेयरमैन होंगे उसको हिंदी के। चेयरमैन का मतलब यश समझ के बैठा हुआ है कि चेयर पे बैठने वाला जो मैन है उसको चेयरमैन बोलते हैं। नहीं भाई मेरे अध्यक्ष हिंदी में बोलते हैं उसको। चेयरमैन का मतलब क्या पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क चेयरमैन की बात करने वाला भाई तुम क्या पूछना चाह रहे हो। चेयरमैन क्या बता दूं, चेयरमैन का मतलब क्या होता है? चेयरमैन का मतलब बचपन से तुमने नहीं सुना है चेयरमैन किसको बोलते हैं? यश, अरे यार चलिए। हाँ, डिटेन पर्सन कुछ नहीं करेगा, वो गाना गाएगा और क्या करेगा डिटेन पर्सन। चलिए अल्टीमेटली उसको अरेस्ट बोलेगा। द पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड, तो उसको जेल में रखा गया है तो उसको अरेस्ट किया गया है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं। बेटे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो चेयरमैन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाने का कोई लॉजिक बनता है क्या यश? चेयरमैन की बात क्या बता दूं, चेयरमैन का हिंदी 3 मेंबर की कमेटी है। अब उस 3 मेंबर की एडवाइजरी बोर्ड में एक बंदा चेयरमैन है,
तो इसमें मैं क्या क्वेश्चन मार्क क्या लिख रहे हो, क्या बता दो इसका मतलब, इसका कुछ मतलब नहीं है, अध्यक्ष है वो। चलिए सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जो आपने चेहरा का ऑर्डर लिखा बेटा वही है। चलिए अब एक आध बच्चों को ये रोशनी का बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ चंचल कुमारी ने कहा यू आर रियली इग्नोरिंग मी, क्यों, बिकॉज़ तुम यू आर वेरी चंचल, समझ लो चंचल कुमारी, दैट इज व्हाई आई एम इग्नोरिंग यू, इतनी चंचलता ठीक नहीं है चंचल कुमारी, दैट इज व्हाई आई एम इग्नोरिंग यू। चलिए एक आध बच्चों की रोशनी पढ़ाई में बहुत हो गई। चलिए अच्छा सत्यम सिंह ने लिखा व्हाई ओनली ही, बेटे ही इसलिए लिख रहा हूँ कि लड़के ही क्राइम करते हैं इसलिए ही लिखा है। सत्यम सिंह लिखा ही क्यों लिख रहे हो बार बार, शी क्यों लिख रहे हो, क्योंकि सत्यम लड़के ही क्राइम मोस्टली करते हैं इसलिए ही लिख रहा हूँ। चलिए ओह इतना दम लगा करके समझाया, ये जो सी और डी वाले हो भाई लोग, तुम लोग कौन लोग हो यार, मतलब इतना दम लगाने के पढ़ाने के बाद बिल्कुल सही बात है। अब रोशनी का अपना समय हो रहा है, किसी किसी एक को पकड़ा जाए और किसी एक को पकड़ने के बाद, अब मैं अगला एग्जांपल दूंगा उसी को पकड़ने के बाद, आर्टिकल 22 अपना फिनिश हो गया, अब मैं सोच रहा हूं किसी एक बंदे को पकड़ूं और किस बंदे को पकड़ा जाए, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ूंगा जो बंदा लगातार कुछ ना कुछ लिख रहा है। चलिए हाँ बिल्कुल जितना लिखा क्राइम एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अब क्या लोग जितना बेटे दुनिया ही ऐसी है, आजकल तो मेल्स के अगेंस्ट सीधे कानून बन गए हैं कि जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं कि पूछो मत, तो इसलिए क्राइम में भी मैंने यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया और ही लिख दिया। चलिए इसको रोस्ट किया जाए, नहीं लड़कियों की रोशनी नहीं होगी, हाँ सुजीत नहीं, कोई ऐसी बात रिच कंटेंट वाले को किया जाए, समझ लो मेरी बात, किसी रिच कंटेंट वाले को सोच रहा हूँ मैं पढ़ता हूँ, तो लव कुमार की रोशनी एक दिन हो चुकी है, आज रोशनी होने वाली है शुभम की। चलिए शुभम प्रिया ने लिखा व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी, चलिए आर्टिकल 23 राइट। अच्छा इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है आर्टिकल 23 पर, आसान क्वेश्चन पूछा है, इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा क्वेश्चन लगभग क्लास नोट से हो जाता है, अगर तुमने ईमानदारी से क्लास नोट्स पढ़ा है तो क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 क्लॉज 1 क्या कहता है, इसमें दो राइट्स हमारे पास मिले हुए हैं, आर्टिकल 23 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 23 क्लॉज 2। आर्टिकल 23 क्लॉज 1 और दूसरा आर्टिकल 23 क्लॉज 2। आर्टिकल 23 क्लॉज 1 क्या कहता है, तो आर्टिकल 23 क्लॉज 1 कहता है कि it prohibits traffic in human being, it prohibits traffic in human being, begar and other forms of forced labor. It prohibits traffic in human being, begar and forced labor, begar and नॉट forced labor. समझ गए बात, बेकार, क्या मतलब है इसका, इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेगार एंड फोर्स्ड लेबर। पहले समझो कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का क्या मतलब होता है, उसके बाद समझो कि बेगार किसको बोलते हैं, और फिर समझो कि फोर्स्ड लेबर किसको बोलते हैं। तो पहला ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, व्हेन women and children are involved in immoral activities, that is called as traffic in human being. When women and children are involved in immoral activities, मतलब उनकी खरीद बिक्री अगर हो जाए, immoral activity are forced to be, rather are forced, ऐसे लिखो, are forced to be involved in immoral activities। ये वॉलंटरी नहीं होता है, जब women और children को जबरदस्ती immoral activities में force किया जाता है, like engaging in slavery or forcing women, children etc. in immoral activities or forcing slavery, जबरदस्ती उसे गुलामी करवाई जाती है, forcing slavery, this is what is called as traffic in human being। समझ गए बात, इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हुए हैं, जैसे immoral trafficking prevention act गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईपीपीए पास किया है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। दूसरा बेगार किसको बोलते हैं, बेगार बोलते हैं कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्विसेज विदाउट पेमेंट, मतलब जबरदस्ती काम करवा दिया जाए पैसा ना दिया जाए, कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्विसेज विदाउट पेमेंट, कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्विसेज विदाउट पेमेंट, जब जबरदस्ती काम करवा दिया जाता है बिना पैसा दिए हुए, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बेगार, इसको हम बोलते हैं बेगार। Or and forced labor. So these are the three rights that have been provided to you. So it prohibits either traffic in human being, begar or forced labor. So nobody can force you to work for them without adequate compensation. Traffic in human being has been banned. Accordingly, Parliament has passed immoral trafficking right. This ITPA पास किया है, immoral trafficking prevention act। दूसरा बेगार किसको बोलते हैं, बेगार बोलते हैं compulsory exaction of services without payment, मतलब जबरदस्ती काम करवा दिया जाए पैसा ना दिया जाए, compulsory exaction of services without payment, compulsory exaction of services without payment, जब जबरदस्ती काम करवा दिया जाता है बिना पैसा दिए हुए, this is what is called as बेगार, इसको हम बोलते हैं बेगार। और and forced labor, so these are the three rights that have been provided to you. So it prohibits either traffic in human being, begar or forced labor. So nobody can force you to work for them without adequate compensation. Traffic in human being has been banned. Accordingly, Parliament has passed Immoral Trafficking Prevention Act. I think 1976 में पास हुआ था Immoral Trafficking Prevention Act। आर्टिकल 23 क्लॉज 2 एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आर्टिकल 23 क्लॉज 2 क्या कहता है, आर्टिकल 23 क्लॉज 2 कहता है इट ऑथराइजेस द स्टेट
टू कंपेल इंडिविजुअल रादर उससे पहले एक और चीज समझो। पार्लियामेंट ने 2-3 एक्ट यहाँ पर पास किए, जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, उन एक्ट का नाम यहाँ लिखो, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, यहाँ पर लिखो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। दूसरा बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट, और भी बहुत सारे एक्ट्स का नाम आपके बुकलेट में लिखा हुआ है, एबॉलिशन एक्ट 1976 etc. So these are the acts that prohibits traffic in human being, बेगार एंड पोस्ट लेबर। आर्टिकल 23 क्लॉज 2 क्या बोलता है? पहले बताओ सारे बच्चों को, ये पॉइंट क्लियर हुआ जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक्सेप्शन मतलब जबरदस्ती काम करवा लेना बेटे, एक्सेप्शन ऑफ सर्विसेज, कंपल्सरी एक्सेप्शन का मतलब होता है जबरदस्ती तुमसे काम करवा लेना, समझ गए बात, उसको बोलते हैं कंपल्सरी एक्सेप्शन ऑफ सर्विसेज। चलिए जल्दी बताओ कि यहाँ सारे बच्चों को ये क्लियर हुआ, जल्दी। एबॉलिशन लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एबॉलिशन, ABOLITION, एबॉलिशन लिखा हुआ है। चलिए सारे बच्चों को एकदम क्लियर हो गया। चलिए आर्टिकल 23 क्लॉज 2, it authorizes the state, it authorizes the state, authorizes the state to compel an individual, to compel an individual to provide services, to provide services with or without payment, with or without payment, provided it is in public interest, it is in public interest, public interest। पॉइंट नंबर 1। और नंबर 2 क्या कहता है? ये स्टेट को ऑथराइज करता है कि वो इंडिविजुअल को कंपेल कर सकती है सर्विसेज देने के लिए, और उसको पेमेंट दे सकती है, पेमेंट नहीं दे सकती है, प्रोवाइडेड जो काम करवाया जा रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम होना चाहिए, मतलब किसी पर्सनल इंटरेस्ट में काम नहीं होना चाहिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द स्टेट शैल शो, द स्टेट शैल शो नो डिस्क्रिमिनेशन, शो नो डिस्क्रिमिनेशन, discrimination on the grounds of, on the grounds of religion, on the grounds of religion, race, caste, place of birth, etc. अब आप कहेंगे सर यहाँ पर सेक्स क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि सेक्स कैन बी वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हो सकता है कि वॉर के टाइम में तुमसे जबरदस्ती किया जाए कि तुमको बॉर्डर पे जाना होगा, तुमको बॉर्डर पे जाना होगा, सामान पहुंचाने के लिए मेल्स को कंपेल किया जा सकता है। समझ लो, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, मेल्स कैन बी कंपेल्ड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज, मेल्स कैन बी कंपेल्ड, can be compelled during war to provide essential services, to provide essential सर्विसेज। तुमसे कहा जा सकता है भाई बॉर्डर पे पहुंचो, बहुत दिन हो गया दिल्ली करते रहते, अभी बॉर्डर पे पहुंचो और रोड बनाने का काम कर रहा हो, वहां पर काम दिया जाएगा, किसी को रोड बनाने का काम दिया जाएगा, किसी को कोई और काम दिया जाएगा, मतलब तुम्हारे लिए काम सरकार चाहे वॉर की कंडीशन में और नेचुरल कैलेमिटी की कंडीशन, अगर मान लिया कोई ऐसा पड़ गया, सूखा पड़ गया, सुनामी आ गई, तो मेल्स को सरकार चाहे फोर्स कर सकती है, तो जाकर वहां काम करना होगा। सो सेक्स कैन बी वन ऑफ द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन दिस केस। मैंने तुमसे कहा आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में ये स्टेट को ऑथराइज करता है कि वो इंडिविजुअल को कंपेल करे टू प्रोवाइड सर्विसेज। हो सकता है सरकार को पैसा ना भी दे, सरकार का पैसा नहीं, ऐसे काम करना है तुमको, आपको नहीं काम करना पड़ेगा, लिखा हुआ है 23 क्लॉज 2 में। और दूसरा, द स्टेट शैल शो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, मतलब डिस्क्रिमिनेशन शो किया जा सकता है सेक्स के बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी शोन। इसका मतलब है कि मेल्स कैन बी फोर्स्ड टू वर्क ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर, चाहे ना चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ। थैंक यू श्रेया, थैंक यू। एग्जांपल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, अरे भाई एग्जांपल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, बहुत सारे लोग लड़की ये फीमेल्स और चिल्ड्रन को बेचने का काम करते हैं, तो चिल्ड्रन की और विमेन की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है ना, इसमें क्या एग्जांपल? ये तो एग्जांपल साफ-साफ क्लियर है कि बच्चे और महिलाओं की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। कुछ बच्चे इसको जरूर बोलेगा, इससे बच्चे और महिलाओं के लिए क्यों बोल रहे हो? क्या मेल्स की खरीद बिक्री नहीं की जाती? नहीं, मेल की खरीद बिक्री नहीं की जाती है। जो ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग का मतलब यही है, विमेन, चिल्ड्रन एंड ट्रिपल पर्सन। ट्रिपल पर्सन मतलब जो जो डिफरेंटली एबल्ड लोग जिनको बोलोगे, ठीक है? हाँ, इसेंशियल सर्विसेज का मतलब आदित्य मेरे भाई मेरे दोस्त, रोड बनाना इसेंशियल सर्विसेज, पानी पहुंचाना, तुम्हीं को सबसे पहले पकड़ा जाएगा। आदित्य आदित्य ने पूछा, आदित्य ने कहा इसेंशियल सर्विसेज, पानी पहुंचाने के लिए आदित्य को पकड़ा जाएगा। समझो ये है तुम्हारे लिए इसेंशियल सर्विसेज। ये तुमसे कहा जाएगा कि तुम्हारा काम बॉर्डर पर जाकर के और सेना को पानी पहुंचाने का है, और पानी कहां से लाना होगा? आदित्य 10 किलोमीटर दूर से बाल्टी में भर के पानी लाना होगा, और दिन भर में 50 बार तुमसे कहा जाएगा कि पानी लाओ और सबको पानी पिलाओ, तुम इसी लायक हो। बेकार का मतलब होता है बेटे, बेकार का मतलब होता है जबरदस्ती काम करवा लेना और पैसा नहीं देना। काजल समझ गए? ये बेकार का मतलब होता है। हाँ, फोर्स लेवल में कम सैलरी होती है, बिहार में जबरदस्ती काम करवा ले रहा है और पैसा नहीं दिया रहा है। तुमने एक मूवी देखी, बहुत पुरानी मूवी आई थी शाहरुख खान की, उस मूवी का नाम था कोयला। कोयला मूवी देखी तुमने? कोयला में शाहरुख खान अमरीश पुरी के यहाँ बिगाड़ करता है, समझे? कोयला जो मूवी है उसमें शाहरुख खान हीरो है और बहुत बड़ी सुपरस्टार हीरोइन है उसमें, माधुरी दीक्षित। तो शाहरुख खान उसमें अमरीश पुरी जो विलन होता है उसके यहाँ पर बिगाड़ करता है। बिगाड़ का मतलब जबरदस्ती तुमसे सर्विसेज ले लिया जाता है और उसके बदले में तुम्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है? चलिए, हाँ बिल्कुल हो सकता है, स्वाति किसी का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए तो पहले यहाँ पर हम लोग बोल कर लेते हैं, सबको समझ आएगा? आर्टिकल 23 जल्दी बताओ मेरे को। आर्टिकल 23 सारे बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दीजिए, किसी बच्चे के दिमाग में अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ ले। चलिए, मेरा बोल जाता है ए को।
मेरा वोट गोज टू ए, शो रिजल्ट। भाई मेरे इसमें क्या नहीं समझ आया, 1.36% जो लोग हो, क्या नहीं समझ आया यार। ग्रिल वाला हेलमेट पहन के कुछ लोग बैठे रहते हैं क्लास में, मुझे ऐसा लगता है कि वो पुराने जमाने में क्रिकेट के मैच में जो प्लेयर्स होते थे वो शीशे वाला हेलमेट पहनते थे। वो आज के टाइम में जैसे तुम हेलमेट देखते हो ना, उस टाइप का हेलमेट पहनते थे पहले। पुराना मैच देखना यूट्यूब पे मौका मिले तो, जब सनी गावस्कर तो हेलमेट लगाते नहीं थे, जो बड़े प्लेयर लोग पहनते तो वो शीशा लगाने का काम किया करते थे। तो वैसे ही मुझे लगता है कुछ लोगों ने तो ये मान लिया है कि 1-8% लोगों ने। शिव ने कहा कि आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। बेटे शिव आपका क्वेश्चन है, मेरे को कभी लिखा नहीं, ठीक है। अच्छा, अतिशय को अब अतिशय अतिशय को आज फिर हम लोग रोस्ट करते हैं, समझो। अब अगला नंबर अतिशय का ही है। अगला नंबर आर्टिकल 24 हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें रोस्टिंग होगी अतिशय की। चलो, और नंदिनी ने कहा कि सर समझ गया, लिंक नहीं बन पा रहा है। बेटे कहाँ का लिंक बना रहा है, यहाँ दिल्ली से जम्मू तक का लिंक थोड़ी बना रहा है। समझ गई, काम खत्म हो गया। लिंक बना के करोगी क्या? लिंक बना करके एक बात बताओ, ऐसा क्या कर लोगी तुम? इसमें क्या लिंक बनाना है? इसमें तो सिंपल सी बात है कि काम करवाओगे तो पैसा दे देना चाहिए। तो बेकार बोलते हैं बिना पैसा दिए हुए काम करवा लिया। विमेन और चिल्ड्रन को कोई बेच दे तो उसको बोलते हैं ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग। और आर्टिकल 23 ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग, बेकार फोर्स लेबर सिंपल। और दूसरा, स्टेट चाहे तो इंडिविजुअल को कंपेल कर सकता है सर्विसेज देने के लिए, बिना पैसा दिए हुए भी और पैसा दे करके भी। लेकिन सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। मतलब अगर मान लिया कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए, एकदम नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तो उसमें सिंपल सी बात है, ये स्टेट ये कहता है कि बच्चों को, सॉरी, स्टेट ये कहता है कि फीमेल्स के फेवर में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। 23 क्लॉज 2 बोलता है। चलिए, हर्ष कह रहे हैं थोड़ा और एडवांस पढ़ाया जाए। हर्ष थोड़ा एडवांस में पहले रॉकेट लेकर आता हूँ और तुमको रॉकेट उड़ाना सिखाऊंगा थोड़ा एडवांस। चलिए, आर्टिकल 24 आर्टिकल 24 Article 24, it prohibits employment of children below the age of 14 years in hazardous industries. It prohibits employment of children below the age of 14 years in hazardous industries. Hazardous industries का यहाँ पर क्या मतलब है, पहले ये समझने की कोशिश करो। Then what do we mean by hazardous industries? It prohibits employment of children below the age of 14 years in hazardous industries. Below the age of 14 years in hazardous industries. hazardous industries से क्या मतलब होता है? तो hazardous industries का मतलब होता है माइंस में काम नहीं करना है, पहला। दूसरा, hazardous industries का मतलब होता है सिगरेट इंडस्ट्री में काम नहीं करना है। तीसरा, hazardous industries का मतलब होता है पटाखा बनाने की इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, माइंस। देन सिगरेट। अभी बजट आएगा तो हर बजट में सिगरेट पीने वालों के ऊपर बड़ी दिक्कत होती है, बेचारों के ऊपर। हर बजट में, मतलब मैं एक जमाने से देख रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं और दूसरे आते हुए कहते हैं कि सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दिया गया है और सिगरेट का टैक्स बढ़ता ही जा रहा है और सिगरेट पीने वाले लोग भी देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। सिगरेट इंडस्ट्री में भी बच्चे काम करते हैं। देन क्रैकर्स इंडस्ट्री, पटाखा बनाने वाली इंडस्ट्री, क्रैकर्स इंडस्ट्री, इसको बोला जाता है हैजार्डस इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि अगर वो हैजार्डस इंडस्ट्री नहीं है, हैजार्डस मतलब जहां बच्चों का हेल्थ अफेक्ट हो जाता है, such industries are called as hazardous industries. Industries where health of children gets affected. The industries where health of children gets affected is called hazardous industries. तो आर्टिकल 24 ये कहता है कि बच्चे hazardous industries में काम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बच्चे का हेल्थ या बच्चे की नीड्स यंग एज पर अफेक्ट हो सकती है, जिस एज में बच्चों को एजुकेशन पर फोकस करना है। इसलिए चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को ऐसी किसी भी hazardous इंडस्ट्री में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बैंड बिलो द 14 इयर्स ऑफ चिल्ड्रन। इसका मतलब है कि बच्चे किसी और इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, लेकिन बच्चे किसी hazardous इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं। उस पीरियड में बच्चों का फोकस, बच्चों का मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर है, जल्दी बताएं। बिल्कुल रामशाह, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1996, लेकिन इसको रीनेम किया गया था चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 2016, ठीक है। तो दैट इज अबाउट आर्टिकल 24 समझाने का ऐसा कुछ नहीं है। अब समझाने वाली चीजों पर पहुंच रहा हूं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको पढ़ा रहा हूं जो समझने में आपके सामने मल्टीपल चैलेंजेस आएंगे। इनफैक्ट वो ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं कि जिसको अपने से पढ़ के समझना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। दैट इज आर्टिकल 25, इट गारंटीज ऑल द इंडिविजुअल टू फोल्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें बोल नहीं कर रहा हूं। आर्टिकल 25 में बोल रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको समझने में आपको दिक्कत आएगी। आर्टिकल 25 ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम अगर ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें समझने में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। आर्टिकल 25 कहता क्या है? तो आर्टिकल 25 कहता है इट गारंटीज two-fold freedom of religion. ये हमारे सामने it guarantees to all individual a two-fold freedom of religion. It guarantees to all individuals a two-fold freedom of religion. पहला point number 1, freedom of conscience. एक ये बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस के। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कॉन्शियस का क्या मतलब है?
और कॉन्शियस को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। कॉन्शियस को डिफाइन करना एक तरीके से बड़ा चैलेंजिंग काम है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। तो पहला राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। दूसरा राइट टू प्रोफेस, practice, right to profess, practice and propagate, profess, practice and propagate one's own religion। अभी इसका मतलब समझा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, दोनों पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट one's own religion। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का क्या मतलब होता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का मतलब होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। तो ध्यान से समझना इस चीज को। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, पहला it means absolute inner freedom of individual, it means absolute inner freedom of individual to mold his or her religious belief। क्या मतलब है इसका? to mold his or her religious belief, point number 1 और A। दूसरा B, it means right to believe in a particular religion and right of not to believe in a particular religion। So it is an absolute inner freedom of individual, it is an absolute inner freedom and the state cannot interfere। It is an absolute inner freedom, explain करा मैं रुक जाऊँ। absolute inner freedom of individual and the state cannot interfere in it। अब इसका explanation क्या होगा ये समझो। इसका explanation होगा कि cannot interfere in it। मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल in it, आर्टिकल 25 it guarantees to all individual a two-fold freedom of religion। ये हर इंडिविजुअल को गारंटी करता है two-fold freedom of religion की। क्या कहता है ये? तो कहता है right to freedom of conscience, right to profess, practice and propagate religion of one's own choice or one's own religion। right to freedom of conscience का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है absolute inner freedom of individual to mold his religious belief। मतलब ये मेरा अंदरूनी inner freedom है कि मैं अपने religious belief को किस तरीके से बनाना चाहता हूँ, ये मेरा inner freedom है। State has got nothing to do with it। State cannot interfere into individual's right to mold his or her religious belief। So I can choose to believe in a religion or one can choose not to believe in a religion। one can choose to believe or not to believe in a religion। तो ये choose कर सकते हो कि religion में यकीन कर सकते हो और not to believe in a religion। समझ गए मेरी बात? You can choose to believe in a religion, you can choose of not to believe in a religion। समझे? ध्यान से मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल 23 कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। तुम कहोगे कि सर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस का क्या मतलब है? कॉन्शियस से हम लोग क्या समझ रहे हैं? कॉन्शियस से समझो हमारी आत्मा। मतलब मैं क्या रिलीजियस बिलीफ रखना चाहता हूँ ये मेरी बात है। स्टेट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। स्टेट का कोई रखना नहीं है। मैं किसी रिलीजन में यकीन करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, मैं किसी रिलीजन में यकीन नहीं करना चाहता हूँ मैं ये नहीं कर सकता हूँ। या मैं एग्नोस्टिक हूँ। तीन तरह के लोग होते हैं। एथीइस्ट होते हैं जो ईश्वर में यकीन करते हैं, एक एथीइस्ट होते हैं जो ईश्वर में यकीन नहीं करते हैं, और एक एग्नोस्टिक होते हैं। एग्नोस्टिक्स आर skeptical about the presence of God, they need evidence। तो एग्नोस्टिक वो लोग होते हैं जिनको एविडेंस की आवश्यकता होती है। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हारा रिलीजियस बिलीफ कैसा होना चाहिए। स्टेट को कोई लेना नहीं है कि तुम कौन से रिलीजन में यकीन करते हो, तुम किसी रिलीजन में यकीन करते हो या नहीं करते हो। स्टेट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट। समझ लो मेरी बात। स्टेट का इस बात से कोई मतलब नहीं है कि स्टेट कि तुम किसी रिलीजन में यकीन करते भी हो या नहीं करते। यार कितनी इंटरेस्टिंग क्लास पढ़ा रहा हूँ, कितनी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, बेटा क्लास पर फोकस करो। समझ लो मेरी बात। मोनू सिंह वो जो लाल लाल बिंदी जो वहाँ पर भेज रहे हो ना, मेरे मोनू यहाँ फोकस करो मेरे पढ़ाई लिखाई पे, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि सिंपल, मैंने आपसे कहा कि स्टेट का कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा रिलीजियस बिलीफ क्या है। इसको होते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। मतलब ये मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किस रिलीजन में यकीन करना चाहता हूँ, ये मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किस रिलीजन में यकीन करना भी चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। स्टेट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। स्टेट का कोई मतलब नहीं है इस बात से कि मैं किस रिलीजन में यकीन कर रहा हूँ और मैं किस रिलीजन में यकीन नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मेरा रिलीजियस बिलीफ कैसा होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। मेरा रिलीजियस बिलीफ कैसा होगा ये कोई दूसरा बंदा डिसाइड नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि मेरा रिलीजियस बिलीफ में स्टेट को इंटरफियर करने का कोई राइट नहीं है। ये मेरा रिलीजियस बिलीफ है। समझो मेरी बात। स्टेट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। इट इज माय रिलीजियस बिलीफ एंड आई एम देयर टू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज बैड फॉर मी। स्टेट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ नहीं? जल्दी बताओ। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ? दूसरा पार्ट नहीं पाया। ये वाला समझाऊंगा, ध्यान रखना। ये वाला जो पार्ट है ना, इट विल बी डिस्कस्ड टुमारो। इसको कल बताऊंगा, इसको कल समझाया जाएगा। डिस्कस्ड लेटर ऑन और डिस्कस्ड टुमारो। हाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। किसी बच्चे को धुआं हो गया? चलिए, नहीं वो फंडामेंटल राइट्स नहीं वायलेट करता है। हिस्ट्री क्लास विश हो गई है कितने बजे? हिस्ट्री क्लास विश हो गई है। हिस्ट्री क्लास क्या 6:45 हो गई है कितने बजे हो गई है? अगर 6:45 नहीं हुई है तो मैं और खींचूंगा आपकी क्लास। चलिए हिस्ट्री की क्लास हो गई है। अच्छा 6:45 से हिस्ट्री क्लास है। चलो कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं और पूर्ण करवा देता हूँ आपको। और फिर मैं समझाऊंगा प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट के बारे में समझाऊंगा। ये समझ में आ गया? बी नहीं आया, सी और डी मेरा कुछ नहीं हो सकता। चलिए जल्दी बताए। हाँ पानी धुआं हो गया। ग्रेट। हाँ बाल तो आ गया। अंकित ने 2-3 बार लिया है, आपके बाल आ गए बिल्कुल। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेकर।
क्योंकि मैंने आपसे कहा था पिछले सेमेस्टर में कि पहला बैच की क्लास लेते लेते ऐसा हो कि थर्ड ईयर तक पहुंचते पहुंचते मेरे बाल खराब हो जाए। तो बाकी मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, पीएसआई ऑप्शन नहीं दूंगा, आपकी टेंशन ना लो, पीएसआई ऑप्शन मुझे ही लेना है। चलिए, हाँ, शो रिजल्ट, वाह मजा आ गया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। 1% से कम है नहीं समझ आने वाले बच्चे, और ये मुझे टीचर का असली एंडोर्समेंट, मजा आ गया, मुझे बहुत मजा आया। मैं तुम्हें सही बताऊं, 2 फोल्ड रिजल्ट सचिन, एक फोल्ड तो तुमको बता दिया, दूसरा नहीं बताया, दूसरा बताऊंगा कल, समझ लो सचिन। ये जो दूसरा वाला है हल आई विल डिस्कस टुमारो, आज नहीं डिस्कस हो पाएगा क्योंकि इसमें 15 20 25 मिनट आधे घंटे का समय लगेगा, इसलिए आज नहीं डिस्कस हो पाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिश, इसलिए आज कमेंट नहीं पढ़ रहा था मैं। 2 फोल्ड मतलब सचिन कि दो तरह का राइट देता है हमको। पहला बताया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस जो है वो समझा दिया, और दूसरा राइट देता है राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट वंस ओन रिलीजन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कल इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। इसमें कई सारे केसेस भी हैं, तो प्रोफेस का क्या मतलब होता है, प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है, इसमें बड़ा समय लगेगा, तो इसलिए आज ये नहीं हो सकता है। ओ भाई मेरे दोस्त मोइनुद्दीन, तुम कहाँ रह गए, सारा देश आगे चला गया, तुम यार इतने पीछे रह गए, तुम लेक्चर सेकंड और थर्ड से बाहर नहीं निकल पाए, क्यों तुम इतने पीछे रह गए मोइनुद्दीन, बेटा यहाँ फोकस करो यार, यहाँ फोकस करो। चलो थैंक यू शाह, थैंक यू अननेसेसरली। चलिए, तो आज लेते क्या रखा जाए, क्योंकि 6:45 में आपकी क्लास है, तो नहीं पीएसआई बहुत आसान है, परीक्षा बहुत आसान है, टेंशन ना लो, पीएसआई आप लोग मैं बता दूंगा, बहुत आसान ऑप्शन है, इतना आसान मजा आ जाएगा तुम्हें आपके कॉलेज में कुछ मुश्किल लगा, पीएसआई इससे भी आसान ऑप्शन है यार, तो इसलिए अननेसेसरली ये बातें करो, वो मेरा काम है समझाने का तुमको आसानी के साथ। चलिए पीओक्यू करवा दूं, थैंक यू कुमकुम, पीओक्यू करवा दूं। समस्या क्या है पीओक्यू में, 6:45 की आपकी क्लास है, अब पीओक्यू करवाऊंगा तो पता चलेगा। चलिए क्या होगा इसका। Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? The independence of judiciary is safeguarded. The union legislature has elected. आंसर The independence of judiciary is safeguarded. 2021, which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? स्टार्ट पोल 30 सेकंड नीचे कर देता हूँ, चलो बताओ इसका आंसर। चलो पोल, मेरा आंसर गोस टू ए। ए शो यही रिजल्ट, तो दिया था। भाई मेरे क्लास में बताया हुआ है मैंने, क्या Judiciary करते is हैं तुम लोग, safeguarded. इतना Yes, बताओ। sir. मैंने बताया which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? The independence of judiciary, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो एक बात बताओ, फेडरलिज्म रह पाएगा क्या, सेंट्रल स्टेट के बीच में झगड़ा हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, स्टेट के बीच में आपस में झगड़ा हो सकता है, तो झगड़े को सुलझाना होगा, और झगड़े को सुलझाने के लिए यार इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो चाहिए, ठीक है। चलो ये बताओ। In India, if a religious community is given the status of national minority, what special advantages it can still. बताओ One only? मैं ये आगे पढ़ाऊंगा, ये अभी नहीं पढ़ाना मैंने, ये आगे पढ़ाना है नहीं मैंने। पढ़े हैं. ये बताओ, हाँ ये Which of the following are invalidated by the right against exploitation in the Constitution of India? Prohibition of trafficking. ठीक है. C. ये बताइए। C. Which of the following One and are four enforced by only. the right against exploitation in the Constitution of India? Right against exploitation क्या है? अभी अभी पढ़ाया आर्टिकल 23 that is right against exploitation। 1 and 4. तो इससे सीधे बोल दिया right against exploitation में क्या क्या है? अभी अभी पहले बताया right against exploitation में क्या क्या है, बताओ। C and 4. पोल लगाओ, right against One and exploitation में four. क्या क्या है, स्टार्ट पोल। C. 1 and 4. स्टार्ट रहा है, अगर उस ऑप्शन को तुमने एलिमिनेट कर दिया तो तुम्हारे को भी आंसर मिल जाएगा। C. ये 1 बहुत and ही 4. स्मार्ट तरीका होता है। C. 1 and थैंक यू 4. मेरे रामशाह, थैंक यू। चलिए स्टार्ट किया जाए, ये आंसर तो क्लियर है ना, एबॉलिशन ऑफ अनडिसेबिलिटी आर्टिकल 17 है भाई, एबॉलिशन ऑफ अनडिसेबिलिटी आर्टिकल 17 है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ ना, तो ये कट हो गया, सिंपल सी बात। जब ये कट हो गया तो दो ऑप्शन गया, तो ये भी गया, ये भी गया, आगे को देखने की जरूरत नहीं है, ये भी गया, ये भी गया, क्योंकि सारे में दो ऑप्शन है, इसका मतलब एक ही आंसर होगा, ऐसे आंसर करता है। तो लोग क्या करते हो ना, आंसर ढूंढने लगते हो, आंसर ढूंढना नहीं होता बेटे, आंसर एलिमिनेट करना होता है। आंसर ढूंढोगे कभी सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम लोगों की सबसे बड़ी फंडामेंटल मिस्टेक पता क्या है, तुम लोग आंसर ढूंढते हो, आंसर कभी ढूंढो मत, क्योंकि अगर तुमने आंसर ढूंढना शुरू कर दिया ना, वहां पर तुमको फंसने ही फंसना है, तुमको कोई नहीं बचा सकता। इसका आंसर इज वेरी क्लियर। हाँ लेकिन अपना ठीक ठाक परसेंटेज है। एक बात बताओ ना, मैंने तो बताया है अनडिसेबिलिटी आर्टिकल 17 में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में नहीं है, तो जब ये ऑप्शन दो गया तो दो ऑप्शन यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो तीन ऑप्शन से दो चला गया, तो अब मुझे अगला देखने की जरूरत नहीं है, ऐसी टिक मार दूंगा मैं, ये स्मार्ट वर्क करना होता है, ठीक है पेपर में, आगे देखने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों आज के लिए
हेलो यार, समझ नहीं आया भाई क्या हो गया। मेरे को ये इसको पॉलिटी को फिर से चालू करना पड़ेगा, इसलिए बंद किया हूँ थोड़ा देर के लिए। 2 मिनट रुको। विंडोज़ कैप्चर में जाके फिर से चालू करना पड़ेगा। एक ना, कोई प्यारा सा ओवरले करके ना कर दूँ।
the second one day. International Australia hosting Pakistan. Australia getting the job done at the MCG. He's got that square. Just off the under edge of the bat, so the opening boundary for Matt Short. He started positively. Well, there's another one. That is an absolutely picture-perfect cover drive. McGurk's played three of the best shots you'd hope to see through the offside. There's a big gap now between first and that gully. Real interest there. Crashes into the pads, and Shaheen Shah Afridi knocks over Fraser McGurk. Oh, gee, hit it hard. It was up-ish. Good luck getting your hand on that, though. Thanks for coming. There it is. Just throws his hands at it. He's got such good hands, Steve Smith. Straight to him. Just hammers it straight to point. Bubba takes the catch. Shaheen Shah's got a couple of Matt Short's done now. Beautifully helped around the corner all the way. Biggest boundaries ever here, but the ease with which he executed that stroke, Steve Smith, he looks an exquisite touch. Oh, a noise. And they like it, and that's why it's been given. Harris Ralph, the man that opened the door in Melbourne. He's just done it again now. He's got rid of Josh Inglis. Outside edge. Ralph breaks through again. He's got Marnus for the second time. Harris Ralph's got two, and Australia lose their fourth. Yeah, that's going to be a boundary. It's nice fast hands. There's enough width on offer. And it brings up 100 for Australia in the 21st. Edge there, he's gone. Didn't take long. So maybe a little bit of justice for Mohamed Hasnain. He gets his first hit. Practicing against here. Yeah, most certainly. Oh, that's good for Maxwell. That's exactly what you've just articulated, Jason Gillespie. He's good against spin. He's creative. And immediate effect from Wreck-It Ralph. Beauty, he says, indeed. Brilliant captaincy from Rizwan. He shot his bowling, played on, stumps everywhere. Harris Ralph destroying the Australians. He's got four. Maxwell departs, stumps on the ground, and Pakistan are well in front in this game. Edged, another one for Rizwan. He's taken 5 catches. The team's got a wicket, and Australia are collapsing in Adelaide. 8 for 130. Oh, he's done that. He's done more than pat it back. He's whacked it over mid-on for a big 6. There's a nick there. Is there certainly a noise and confirmation from the umpire. Cummins is going to send it upstairs. Snicker coming up. Clear spot there as the ball passes the bat. Got to be taking those, and it's another chance, a teaser. 4 valuable runs to Australia, and they will pass 150. Chips and into the gap, so valuable runs. Could go all the way, perhaps. Second 6 in one-day cricket for Adam Zampa. Drag on. So it all finishes. The man who started it, Shaheen Shah Afridi, picks up the last. Harris Ralph again, 8 overs, 5 for 29.
led this attack in Melbourne, and he's carried across here to Adelaide. We've seen Australia knocked over. Into the gap, beautifully timed. Not to run too much for those if you've just struck it. It's an opening boundary. Oh, that's better. Confident punch. And he'll reap four for that nice bit of footwork. Comes to Ayub, charges! That's the shot of the evening, just sliced it away. And a bit of momentum going Pakistan's way. At the end of the over, lost in an accident with a sibling, didn't he? That's a nice stroke. High elbow. That's a beautiful shot by Abdullah Shafiq. Moves to 20. Another 43. Another beautiful shot. Similar result. Pakistan just starting to move nicely here. Boundary starting to come. The bowler comes. Picked up nicely by Ayub. Perfectly timed 4 rows. Valiant effort from the crowd, don't think he held it. Oh, geez, flick that. Miles back here in Adelaide. Ayub's starting to really roll now. On the hip, into the outer. Ayub attempted a similar shot. There's 2 men out there, and he's pierced the gap. Ayub continues along. Really moving now, Pakistan. Especially with Zampa into the attack. That is picked up once again. Again deep, 15 or 20 back, and Ayub continues on his merry journey. Guided down for a single. Same Ayub with his maiden one-day international 50. He does it in fine style, in absolutely the perfect moment. That's lovely, beautifully put away. It's no great delivery at all. But the flow continues to be in the favour of Sam Ayub. Into the leg side, and enough on it. Yes, there is. It brings up the 100 for Pakistan without loss. It's his 4th 6. That's a beautiful stroke. It may have been the wrong end, but it's met with complete disdain. 5th 6 of the innings for the young left-hander. What a shot. Whack. Deal with that. A 6-6. Fetch it. What a shot. He's enjoying every minute of it. Oh, he's in a hurry now as well, Abdullah Shafiq. That's a wonderful blow. Adam Zampa on the receiving end here. 2 days to go, helps himself to 6 more. They're on the march, Pakistan. Commanding stroke in a commanding partnership, and it's party time for the men in green. Exactly what he does. It's a thick outside exit, brings to an end a wonderful innings. Zampa, he gets his man in the end. Oh. Inside edge to bring up a half century for Abdullah Shafiq. His 5th 50, he's got 100. Another 6. There's been no shortage this evening. Shafiq with another, his 3rd. Pakistan cantering to victory. Cummins, full, nicely driven. Really crisp stroke that. Just waited for it till it was under his eyes and sent it straight back from Winston Cone. Short one. Bubba pulls it away for a 6 to finish a wonderful night for Pakistan. They destroy Australia. Definitely by Australia. 9 wickets with 20+ overs to spare. They level the series at 1 apiece going to Oh, Perth. It's the first time Pakistan have had a win in a Definitely one-day Australia. Very best,
Chamber out. Very nice. Brim down. What a bumper summer is ahead of us, and it all starts here at the Coliseum that is the Melbourne Cricket Ground, Australia. Australia hosting Pakistan. Headers into the stumps, Mitchell Stark. It's the first ball that's been too far back of a length from Cummins. Shafiq gets the opening boundary for Pakistan. Oh, there's some noise. It's brushed the glove or bat, has it? Yes, it's been given. Worked away nicely through mid-wicket for Bubba Azam. Nicely driven down the ground. Again, Bubba looking in fine fettle at the moment. Through a long spell. Not much protection out there. Backward square's got a long chase. It was just bunted round the corner. Upish. Has enough pace on it. Oh, slides it through there, Adam Zampa. Instant impact. Aggressive start too, prepared to use his feet, leaves the crease and finds the boundary. All gloves and taken. That is brilliant from Pat Cummins. He takes it on away over the leg side, gets underneath it and sends it back. First six of the afternoon by the skipper. He just goes bang. Again intent. Well played by Salmon. Short, out. Abbott with the short one, which is paying dividends. To short field delivery. Well, that's a good shot. That's better. Down the ground. It's just going to make it. There is this weak again. He finds the gap. It's going to get to the boundary. It's in the air. Can he get it? Yes, he can. Marnus Labuschagne with the breakthrough. It's back round the wicket. Oh, there you go. That's why he's at 8. Get that in you, boys. Tremendous strike down the ground. It's in the slot. There's the sweep again. He finds the gap. Advances. Points it straight down the ground. He's an entertainer. Is Shaheen Shah Afridi. Punch down the ground. He has more success. Probably Afridi takes him on as well. Again, gets a good piece of it over way the offside. Rolls to the rope. Handy runs this for Pakistan. Very handy. Straight through him. Mitchell Stark knows how to get the job done. Does get the job done. An entertaining knock. Picked away nicely by Ifan Khan. Just got it short on the hip. Sent it through mid-wicket for a boundary. Into the pitch. And could be over the fence. There you go. Oops, trouble. Slip could be in trouble at the bowler's end. That's gone. Oh, that's advances down, settling underneath it. It's going to be too big. Lovely blow. Yeah. Oh, hits the stumps, hits leg stump. Ooh, man down there. He's got enough though. It's too big. Catch it. Dragged wide. Not out. Accepted the width. Another boundary. Down the ground again, and it's another major. Make it 4. And out. Taken, Mitchell Stark. Something to bowl at for Pakistan. Not enough, you wouldn't have thought, but you never know with early wickets. Sit that a little
there. Still not as clean as he would have hoped, but it's enough to get to the boundary. Up. Could be trouble. 3 men converging, and that's nicely taken. Should be out. That's a frustrating period for Nassim Shah. Hope for round fine. Boom! Across the rope. Just a little pivot from Smith. That's a poor delivery. Most half-decent players have put that away, as Inglis has done. He's timed it beautifully, but Snane in his first over. Full and beautifully driven by Stephen Smith, a man with his own peculiar style. Short, tugged away, square, powerfully. Smith in fine touch early. Nicely timed. His timing has been exquisite right from the start of this inning, Stephen Smith. Oh, he's picked that up and sent it away over mid-wicket. There's one of the shots of the night from Inglis. He was so quick into position. Beautiful drive, small gap, pierced it. Inglis in fine form. अरे वाह, good. It was good. बहुत कबर था. Crisp, pure batting from Steve Smith. Held nicely. That's all the way. Quite as clean. Still, it's a big boundary out there, and it's got there quite easily. So dining out on some short pitch bowling is Josh Inglis. He's nice there in front. Through covers, well in front of point. Taken. Beautiful catch. It came quickly. It was straight at him, but that's nice. Very nice from Marnus. Yeah, low weight chest. Oh, Inglis picks it up. There's a man there. I don't think he's going to get back far enough. Brilliant effort out there to try and keep the ball in play. Attempts the same shot. Irfan in the game. Takes the catch. Good snare. To Maxwell. Or beats the outside edge. He gets the outside edge. Gone. First ball. Harris Ralph. Ralph hasn't seen those numbers. Edge past the diving Rizwan. Sends a short leg in place. and he's through him. Hardy backs away. Pakistan have the 7th. And that's what he's got. Wonderful shot through the offside. He just leans on it. And it's another flick to that leg side. And it's the boundary. That's a nice punch. Stood tall. Top of the bounce. It's another cut. Hang on. That. Oh, is that a direct hit? He might be in trouble if that is so. बहुत ओवर था, पता है, आराम से खेल रहे. Short and wide, and Pat Cummins बिना up तो to आए the नहीं ना. challenge. Very well for boundary for हार गया, Australia. हार गया. लग थोड़ा वैसे ही हारेंगे करके. Classy stroke. No panic whatsoever from Pat Cummins. There you go, down the ground. जीत जाते हैं क्या ये? Wonderful strike from the Australian captain. And he sees them over the line. Magnificent effort from the Australian captain, Pat Cummins, that sees Australia to go 1-0 up in the series.
ये देख, ये वाला कर। मुझे आता था भाई। वाह। इंडिया को सेलेक्ट करके नीचे बता। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, कुछ और भाई। मेरे को लगा कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ वो तुम लोग को दिख रहा है, लेकिन तुम लोग कुछ और देख रहे थे। लग गए भाई। गलत सीन है पूरा। और ये स्क्रीन को ऑफ करते हैं, तो उसके बाद मेरे पास है कुछ और अच्छा सेटअप।
ऐसे भी पूरे 3 घंटे का सेटअप होने वाला है।